हायर लेवल पे आ रहे हैं, फंस रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी बीच में फिरोज जी आपसे ही चर्चा हुई थी और हमारे बीच में एक विक्टिम भी है, और कुछ ऐसे, तो थोड़ा सा डिटेल समझे कि मैटर क्या होता है। डॉक्टर सुब्रत सान्याल जी, एक हमारे पास में खुद विक्टिम आई है, और हम उनसे भी सोचें, समझें और उस केस को समझें, ताकि लोगों को जानकारी मालूम चले कि किस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं। तो सुनैना जी, क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपके इसको समझने के लिए? सर बिल्कुल। तो सर दिस ये केस स्टार्ट ऐसे कुछ हुआ कि वो काफी बार ट्राई कर रहे थे, बिकॉज इन माय पर्सनल अकाउंट बैलेंस, जो कि मेरा पर्सनल नंबर था, जो मैं मतलब मोस्टली यूज नहीं करती हूँ, वो ऑफ ही रहता है, उस पर कोई कॉल्स वगैरह तो नहीं आती, बट बैंकिंग इन्वायरमेंट में वो अवेलेबल था। सो उन्होंने मुझे पिक करना स्टार्ट किया, हाय फ्रेंड, हेलो फ्रेंड करके, सो यू हैव दिस इज अ पार्ट टाइम जॉब। उन उनको ऐसा मिला। फिर मैं थोड़ा खाली थी, तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या है। सो क्यूरियोसिटी में मैंने स्टार्ट किया उसको। तो उन्होंने स्टार्टिंग में 50-50 करके पेमेंट करा 3 टास्क के लिए। तो फर्स्ट डे तो वो ऐसे दे देते हैं 150 रुपीज, बहुत इजीली आपके अकाउंट में दे देते हैं। कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स लेते हैं, देन वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उनका फिर एक ग्रुप आता है जिसमें एक बड़ा सा चार्ट होता है, उसमें वो बोलते हैं, सो आपको ना एक स्टार्टिंग में आपको 1000 का मिनिमम पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो उनकी जो टास्क लिस्ट होती है वो ऐसे कुछ होती है, 1 2 3, जो कि पेड, जो अनपेड होते हैं, जिसपे आपको फ्री में मिलता है पैसा, ठीक है। उसके बीच में एक ऐसा टास्क डाल देते हैं जो कि इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड होता है, मतलब जिसमें आपको फाइनेंस डालना पड़ता है। तो उसमें जो जाता है बंदा, फिर वहां से उनकी एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होती है। वो आपसे कहेंगे कि आप इसमें 1000 डालो, आपको 1300 मिलेगा, ठीक है। तो आफ्टर दैट वो आपको एक क्रिप्टो करेंसी या समवेयर कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। वो आपसे उस पर बोलेंगे जाके आप उस पर अकाउंट बनाओ। जो भी आप अमाउंट यहाँ पे दोगे, वो आपके वॉलेट में वहां पे ऐड हो जाएगा। और जो भी हम बिड बताएंगे, मतलब जो भी हम आपको काम करने के लिए बोलेंगे, इस स्टेप पे कि इस पोर्शन के अंदर जाओ, उस पर क्लिक करो, फिर ये करो, जो एक करने के बताएंगे, जितना अमाउंट आपने डाला है उतना सेम अमाउंट वहां डालिएगा, और आपका देखिए पैसा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम 1000 लगाएंगे, देन वो तो इंक्रीज करके पैसा आपको 1300 आपको आपके अकाउंट में ही रिटर्न कर देंगे। उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम खोलोगे, तो ये उनका फर्स्ट स्टेज है। वो अगर आपने क्रॉस कर लिया, देन वेल एंड गुड, वो आपको आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। उसका सेकंड स्टेप ये आता है कि वो फिर उसमें और टास्क बढ़ते जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि 1 2 3 और भी टास्क कंप्लीट करो, वीडियो लाइक करो, या तो कहीं पे जाके पोस्ट। सुनैना जी, एक बार माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ओके, फाइन। सो सर, वो जो सीक्वेंशियल टास्क है ना, जो बीच में इकोनॉमिक्स टास्क डालते हैं, वो उनका फाइनेंस बनाने का तरीका है इसमें। और वो आपको कैचिंग करने के लिए स्टार्टिंग में ही सिर्फ आपको एक बार अमाउंट देते हैं। सेकंड टाइम से जब वो ग्रुप स्टार्ट करते हैं ना, सो वो टोटल आपके दिमाग से खेलते हैं। वो ग्रुप बनाते हैं और आपको अवेयर नहीं होगा, आपको लगेगा वो आपके जैसे ही लोग हैं जो उस ग्रुप का पार्ट है। वो आपके दिमाग से खेलेंगे, स्टार्टिंग में 5000, फिर 50,000, फिर 3.5 लाख, 9.5 लाख, क्योंकि आपको भी इतना अमाउंट अरेंज करने में काफी टाइम लगेगा। तो वो क्या करते हैं, इसका ही फायदा वो कैसे उठाते हैं, क्या वो स्टार्टिंग में बोलते हैं वी हैव मैक्सिमम 4 टास्क, ठीक है, इसके और हमारे पास कोई टास्क नहीं, हम आपका पेमेंट रिटर्न कर देंगे पूरा। लेकिन जब आपका पेमेंट देने में 1 दिन 2 दिन लेट हो जाती है ना, इतना पेमेंट कलेक्ट करके देने हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपके पोर्टल पे जाएंगे, आपके नाम से अकाउंट बना होगा, उसमें कहेंगे आपका जो क्या बोलते हैं विड्रॉल परसेंटेज है, जो कि 100% होना चाहिए, तभी आप ये सारा अमाउंट विड्रॉल कर पाओगे। और वो आपको पक्का बकायदा आपको स्क्रीनशॉट देंगे, उस स्क्रीन का, एक्सेल की सीट होगी, ठीक है, पूरा पोर्टल उनका बना हुआ है, जिसपे वो एरर दिखाते हैं कि विड्रॉल डिनाइड बिकॉज योर स्कोर इज लेस देन 100। और उस 1% को बढ़ाने के लिए ना, वो कम से कम 1,80,000 रुपए 1% का चार्ज करते हैं, उस स्कोर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जैसे आपका 2 दिन में पूरा पूरा तो कर नहीं पाए वो टास्क चारों एक दिन में, तो आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, उसके बाद वो रिड्यूस कर देंगे, फिर आपसे उस जो बीच में 30% का डिस्टेंस है 100 पे रिडीम करने के लिए, वो आपसे कहेंगे। क्योंकि जब इतना पैसा ऑलरेडी जा चुका होता है, तो पता ही बंदा सोचता है कि फिर मेरा पैसा किसी तरह निकल जाए, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो वहां पे उसके नाम पे वो आपसे पैसा लेते हैं। फिर वो आपको, मतलब आपने दे भी दिया तब भी वो आपको पैसे रिटर्न नहीं करेंगे। देन दे हैव डिफरेंट स्ट्रेटजी। वो क्या करते हैं, बीच बीच में आपको, मतलब होता है ना कि आपको ऐसे सेटिस्फेक्शन वाले प्रूफ देंगे, सर्टिफिकेशन, जो कस्टमाइज सर्टिफिकेशन होते हैं,
कि अगर आप दिस इज लास्ट टास्क, इसके बाद कोई टास्क नहीं मिलेगा, कोई पेमेंट नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, वो इस तरह करके सर्टिफिकेशन करेंगे। और उन्हीं के ग्रुप का बंदा जो उनमें और 2 लोग अटैच होते हैं, वो भी उन्हीं लोगों के होते हैं। वो सिर्फ आके आपसे बात करेंगे कि अब आपका डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि ये ग्रुप टास्क है, सबको मिलके करना है, आप कितना पैसा देने वाले हो, कितना टाइम लगेगा आपको अरेंज करने में। वो प्रॉपर आपसे कन्वर्सेशन करेंगे एक एज ए नॉर्मल पर्सन। कुछ भी आपको ऐसा बिलीव ही नहीं करेंगे कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और आपका ट्रस्ट जीतने के लिए वो सब सर्टिफिकेशन देते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि आपको पता है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जितने भी हैं, ठीक है, पैसे वाले लोग, वो इन्हीं सब चीजों से पैसा बना रहे हैं, ठीक है। ये इनकी इंटरनल प्रोसेस, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है उसमें आती नहीं है बहुत ज्यादा, तो उससे पैसा बना रहे हैं। इसे को जानता नहीं, बहुत कम लोग इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि उनके इतना पैसा नहीं है। तो उस तरह करके मतलब ये ग्रुप के मेंबर ही आपसे पर्सनली टेलीग्राम पे बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपका मतलब आपने सारे टास्क कर लिए, सब कुछ हो गया, उनके पास ऑप्शन नहीं है कि आपसे वो ये बोल सके कि हमें टास्क के नाम पे पैसा दो। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बिकॉज योर अमाउंट इज रीच टू दिस लैक्स, तो आपको इसका, क्योंकि हमारी लिमिट है 30% टैक्स की, और टैक्स हम अपने पास से नहीं पे कर सकते, तो आपको टैक्स के नाम पे पैसा देना है। तो उसका जो भी 30% टैक्स बनेगा ना, उसके नाम पे भी आपसे पैसा लेंगे। जब आप वो भी दे दोगे तो फिर आएंगे आपके पास, कहेंगे ठीक है सब कुछ सही हो गया। फिर आपसे आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन, आपका फॉर्म 16 भेजने के लिए आपका पर्टिकुलर एड्रेस लेते हैं, सारी डिटेल लेते हैं, आपके कहाँ रहते हैं, ठीक है, सब कुछ देते हैं आपको। कुछ भी ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे ठीक है आधा घंटा रुको, उसके बाद में कहेंगे ठीक है सब कुछ सही हो गया, बस आप ये करिए, आपका एक करेंसी कन्वर्जन चार्ज है, ठीक है, 10%। तो अमाउंट, और वो जो अमाउंट है वो आपके पोर्टल पे दिखता चला जाता है, बढ़ता 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 इतना चला जाता है, क्योंकि अब इतना पैसा दे चुके होते हो, उसका 10% भी मतलब वो लाखों में होता है। जो आप 10% जब वो ये चीज बोलते हैं ना, तो हो सकता है आप ये समझो कि हाँ हो सकता है ये भी हो सकता है वो भी रोक दे देते हैं। तो इस तरह उनके स्ट्रेटेजी है, उनको पता है कि एट द एंड कहीं ना कहीं बंदा आपके हार मानेगा ही मानेगा। ये उनका तरीका है। बिल्कुल सुनैना जी, हम अब इसी तरह केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, सत्यनारायण पांडे जी भी आज के हैं वेस्ट बंगाल से। सर अभी आता हूं मैं आपके पास भी, आपकी भी केसेस खुलेंगे। एक इंटरेस्टिंग केस आप भी बता रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं फिरोज जी आप ही के पास ये पहुंचता हूँ, शिशिर जी नहीं, मैं कुछ और थोड़ा सा बोलना चाह रहा था सर। हाँ। अभी कुछ केसेज आ रहे हैं कुछ दिनों से, हम लोग काम भी कर रहे हैं उस पे। हम्म। आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, उसके लिए एक फर्जी वेबसाइट बनाई जा रही है बड़े बड़े कॉलेजेस की, हम्म। और उसके नाम पे ठगी हो रही है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। ये तो सबसे पहले अगर किसी के बच्चे के एडमिशन की बात आती है तो इंटरनेट पे भरोसा ना करें। फिरोज जी मैं उस पे आऊंगा। मैं ये चाह रहा हूँ जैसे कि इन्होंने अपनी एक केस के बारे में बता दिया, इस केस में पुलिस कैसे काम करती है, और जब पुलिस के पास में जो ये केस क्या लॉज होते हैं तो कैसे, फिर अपन वो दूसरे केस पे चलते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ही मैटर है। अभी हमारे पास में पांडे जी भी आएंगे, वो बताएंगे कभी आधार कार्ड का भी मैटर आ गया है। फिर देखेंगे गवर्नमेंट की खुद की आती है, इंटरव्यू देकर के आते हैं, उसके बाद उनके अपॉइंटमेंट के नाम से भी पैसा मांगने का बात है। तो बहुत सारे केसेस आज मेरे पास डाटा आ चुका है। तो फिलहाल अब तो इसकी बात कर लेते हैं सर। अब आते हैं सुनैना जी के केस पे। 98 लाख इनका गया है। हमारा काम सबसे पहले ये होता है कि उस अकाउंट को फ्रीज कराएं। सर मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। हाँ, सबसे पहला काम ये होता है कि उसको फ्रीज कराया जाए, हम्म। और वहां से जहां भी गया है पैसा उसको फ्रीज कराया जाए। अच्छा। और वो काम अगर जितनी जल्दी लोग हम तक आ सकते हैं, सुनैना में केस में लगभग 90 लाख रुपया हम लोगों ने फ्रीज भी करा लिया है। हम्म। तो अब यही है कि जितनी जल्दी लोग अवेयर होके आ जाएं और पैसा विड्रॉल ना होने पाए, और उस हम्म। अकाउंट को हम फ्रीज करा लेते हैं, फिर बाकी कानूनी प्रक्रिया है वो तो समझते ही सर, कोर्ट ऑर्डर होगा फिर आएगा। अब रही बात अरेस्टिंग की, दिन के तार जुड़े हुए हैं दुबई से। अच्छा। बैठ के वहीं से टेलीग्राम के चैनल चल रहे हैं। हम्म। हम लोग काफी काम कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में इनका रैकेट है, और दुबई वाले भी दुबई के नहीं है, इंडिया के ही हैं। हम्म। हम्म। वहां बैठे इसलिए हैं कि आईपी दुबई की आ जाए तो लोग पीछे हटें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं सर, कि पासपोर्ट नहीं, नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिरोज जी आपकी इस बात से सहमत हूँ। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा अच्छा नाम आ रहा है, और आपके पास भी सुनने को मिला होगा कि राष्ट्रीय न्यूज में भी आया है, महादेव ऐप। महादेव ऐप का भी है हाँ वो सर, सुना है चंद्राकर, सुना है आपने ना? जी। हाँ।
तो अभी बहुत चर्चित है ये भी बहुत सारे फ्रॉड करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, और सट्टेबाजी का खेल भी हुआ है, और इनके भी जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं वो दुबई से जुड़े हुए हैं। तो ये बात तो सच है, ही बैठे लोग हैं और लोग अपने ही होते हैं जिस तरह केस करते रहते हैं। एक मैं और चलता हूँ फिर और आऊंगा। शिशिर जी थोड़ा सा इंतजार करेंगे। पांडे जी हैं क्या? सत्यनारायण पांडे जी, वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा लखनऊ से वेस्ट बंगाल चलते हैं सर। तो पांडे जी बोलिए कुछ सर। आप, नमस्कार नमस्कार सर, आपसे भी कुछ हम बातें समझें सर अभी तक फ्रॉड हो रहे हैं। एक तो सर ये फ्रॉड अभी यूट्यूब वाला समझ में आ गया जिसकी फिरोज जी बात कर रहे थे, और ये कॉलेज लेवल वाली बातें अभी आएंगी। सबसे थोड़ा सा हम और चलें, क्योंकि जो बात आप मुझसे कर रहे थे, टेलीफोनिक डिस्कशन हो रहा था, वो सर, कहीं आधार कार्ड से रिलेटेड था। और सर आधार कार्ड का उपयोग आजकल हर जगह होने लगा है। सर, क्या मैटर चल रहा है सर वेस्ट बंगाल में? ये हमारे यहाँ कलकत्ता पुलिस जो लाल बाजार है हेडक्वार्टर है, वो बैंक एंटी बैंक फ्रॉड सेक्शन है। उन्होंने इधर कहीं वेस्ट बंगाल से पकड़े हैं दो, जो बायोमेट्रिक कॉपी करके आधार जो उदय साइट है आधार, उसमें से कॉपी करके ये लोग बाईपास करके आधार टू आधार पैसा सीएसपी थ्रू कस्टमर सर्विस पॉइंट से ट्रांसफर कर रहे थे। और मेरे यहाँ सारे कंप्लेन आ रहे हैं, अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सीएसपी डिटेल्स मांगे हैं हम। तो ये आधार टू आधार वाला हम मांगते हैं, इस पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मांगते हैं। वो सीएसपी सर्विस कस्टमर पॉइंट, कस्टमर सर्विस पॉइंट से वो विड्रॉल होता है। तो इसमें जो आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार, यदि आप लोग जानते हैं कस्टमर का यदि कोई भूल नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, या कोई बैंकिंग डिटेल्स उन्होंने शेयर नहीं किया है, तो टोटल पैसा रिफंड आ जाता है इनटू कंप्लेंट्स बैंक अकाउंट, विक्टिम बैंक अकाउंट। सर ठीक है, पर एक चीज बताओ, ये स्कैन जैसे आपने कुछ केसेस को पकड़ा है, ऐसा भी समझ सुना है हम आपसे? नहीं, अभी हमारे पास नया नया कंप्लेन आया है, अभी हम हाँ, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पकड़े नहीं, लेकिन पकड़ेंगे बहुत जल्दी। राइट। सर्विस हमको मिल गया है जो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल है, जो आउट ऑफ वेस्ट, हाँ, वो बिहार के नालंदा वगैरह उस साइड से है। अभी हमारा कुछ नंबर बाकी है, उसमें हम काम कर रहे हैं। तो इसमें एग्जैक्टली क्या, जो हमारा जो आधार कार्ड है, तो ये कहाँ से निकाल करके क्लोन करते होंगे सर? ये तो अभी हम इंट्रोगेट उनको नहीं किए हैं, अभी 7 तारीख तक वो पुलिस कस्टडी में है, तो हम 4 या 5 को जाएंगे उनके पास। अभी हमारे पास नए नए केसेज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पुरानी केसेज नहीं है, वही मैक्सिमम आपको 10 या 12 दिन का है। तो बिल्कुल पांडे जी लौटता हूँ। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी, एक नया केस अभी मंच को मिल गया स्टडी करने के लिए। मैं ये बोलूंगा सर, जो सुन रहे हैं बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हैं जो साइबर एक्सपर्ट हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि यदि कस्टमर का भूल नहीं होता है, यदि आधार बायोमेट्रिक हम लॉक करेंगे, जो बायोमेट्रिक होता है ना, उनको हम लॉक कर देंगे, उसको लॉक करेंगे, डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने से चांसेस कम रहता है पैसे जाने का। अच्छा, माई आधार है ना, उसमें जाकर के मोबाइल ऐप में डाउनलोड करके उसको यदि हम डिसेबल करते हैं, जो आपको बायोमेट्रिक है, तो उसमें चांसेस कम रहता है जाने का, लेकिन श्योर नहीं है कि नहीं जाएगा। ठीक ठीक ठीक। इसके लिए आप हमारा अभी एक वीडियो और भी आया था, डॉक्टर सुरेश मेनन जी मुंबई में साइबर एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि कैसे आप किस तरह से आप जा करके अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं सर। तो मैं वो लिंक को जरूर इस वीडियो के बाद में भेज दूंगा, लोग देखें और समझें, क्योंकि अभी तक ये केसेस नहीं आया था कि आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकाला जा रहा है या फ्रॉड हो रहा है। पांडे जी एक नया केस बताए हैं, तो हमें समझने की है। फिरोज इधर से आ गए, फिरोज जी नहीं, अब सुशीर जी को ले लेता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं लौटू। सुशीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? फिरोज जी फिर मैं समझता हूँ। हाँ सुशीर जी, नमस्कार सभी को। ये बायोमेट्रिक वाला केस हम लोगों ने 2021 में किया था, हमने फिरोज ने और हमारी पूरी टीम ने काम किया था इस पर। बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। हम लोगों ने इसको जब पकड़ा था तो हम लोगों को पता चला कि जो हम लोग रजिस्ट्रियां करा रहे हैं आजकल, सब बायोमेट्रिक रजिस्ट्रियां हो रही हैं, ये डाटा वो इसके लिए बीच में बंद भी हो गया था, अभी फिर ये शुरू हुआ है। बीच में हम लोगों ने रैकेट पकड़ा था बनारस से, वाराणसी से पकड़ा था। वो लोग वहां से पूरे बायोमेट्रिक उठाया करते थे, और जैसे ही उसको सीएसपी सेंटर पे, और उसमें वो लोग खुद से सीएसपी का वो लेकर रखते थे अपना, खुद ही बीसी बन करके वो
एजेंट खुद हुआ करते थे, अपने यहाँ ही वो उसको अंगूठा लगाते थे, उसको दूसरे के यहाँ ट्रांसफर कर देते थे। ये जी। केस हम लोगों ने 2021 में किया था, जनवरी या फरवरी में किया था। और उनके पास से हम लोगों को अंगूठे बनाने के जितने भी सामान होते हैं फिंगरप्रिंट वाले, उसको कॉपी करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोगों ने उनके पास से बरामद भी किए थे। फिंगरप्रिंट क्लोन होता था सर, फिंगरप्रिंट का क्लोन। हाँ, एक बार क्लियर करें, फिर से बोलिएगा, कोई क्या बोले? फिंगरप्रिंट को क्लोन करते थे सर, आपके फिंगरप्रिंट को आपने जो रजिस्ट्री कराई और वहां फिंगरप्रिंट दिया, भूलेख.com से वो डाउनलोड हुआ, उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट का क्लोन बन गया। क्योंकि उस रजिस्ट्री में आपका आधार नंबर लिखा हुआ है, वहां से आपका आधार नंबर मिल गया और उस आधार नंबर से बैंक में खाता सर्च किया गया, किस बैंक में खाता है, और वहां जाके अंगूठा लगा के 10,000 रुपया आपके अकाउंट से निकाल लिया गया पर डे। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, उस रजिस्ट्री में जितने लोग शामिल थे सबके खातों को उन्होंने खंगाला। लेकिन सर मेरे केसेज में हमने उनसे पूछा, हमारे यहाँ पकड़े गए थे रजिस्ट्री वाला में, पहला मेरे पास आया था एक खबर, तो हमारे जो बैंक फ्रॉड सेक्शन है कलकत्ता पुलिस अंडर, वो पकड़े थे। तो मेरे पास जो केसेज है 2-3 जो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मैं आयो खुद, उसमें कोई रजिस्ट्री किसी ने नहीं किया। अच्छा सर, आप कलकत्ता से हैं? हाँ, कलकत्ता से। मैं बरानगर, मैं पहले बैरकपुर साइबर पीएस में था, अभी बरानगर साइबर सेल में। बरानगर किधर है सर? ये धर्मतल्ला से कितना पड़ता होगा? धर्मतल्ला से नजदीक ही है, करीब करीब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पड़ता है। मुझे आपका नंबर चाहिए होगा सर, मुझे जरूरत पड़ेगी, मेरा है एक यूज वहाँ पे। हाँ, हम हेल्प कर देंगे। वहां पर आपका जो धर्मतल्ला में कहाँ पर है, वहां पर वो देखता है बैंक फ्रॉड सेक्शन, वो मिल जाएगा। आप नरेंद्र पांडे सर के पास है, वो आप ले लीजिएगा। मैं नंबर शेयर कर दूंगा। ओके सर। फिरोज जी, अभी इसके बाद ही चलो, कम से कम एक फायदा तो हुआ कि हेल्प हुआ सर। ये सबसे बड़ी वो है। हम कलकत्ता में थोड़ा सा अभी हमारा नहीं है कोई वहां पे, अभी आपने सर को दे दिया तो कम से कम हमारा हेल्प हो जाएगा, एक यूज वहां से उठ जाएगा। हम टेलीग्राम ग्रुप पे ऑल इंडिया में एडमिन भी हैं, बहुत सारे ग्रुप में। अच्छा सर, करीब करीब साइबर से पूरा इंडिया से हम जुड़े हुए हैं, ठीक है ना सर? मैं अभी पिंग करता हूँ सर। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी जाना हो, पूरी हेल्प आपको मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। इसी फोरम पे एक बात हुई थी फिरोज साहब की, किसी ने कहा था, पुलिस ऑफिसर ने, कि पुलिस का इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की भी आवश्यकता है इस केसेस में, क्योंकि बहुत जल्दी लोकेशन बदलते रहते हैं, क्योंकि फ्रॉड कहाँ से पता नहीं है। और ये भी एक बात आती है, मैं ले रहा हूँ शबीर जी, और ये भी बात आती है कि कभी केसेस है कि हमारे पास में चैलेंजेस, पुलिस के पास में चैलेंजेस बहुत सारे हैं, साइबर के अलावा भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो अगर ये इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बन जाए तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने में ज्यादा मदद मिल जाएगी। तो चलो, कम से कम एक केस तो ऐसा हो रहा है कि जिसमें इंटरचेंज हो जाएगा। तो मैं आज अपने आप को थैंकफुल धन्य समझ रहा हूँ। आप जैसा सर रहेंगे तो पर्सनालिटी तो ऐसे ही बन जाएगी, ये डेडिकेटेड पर्सन है, ऐसे ही बन जाएगी। सर, अभी ये प्रोग्राम तो लगता है कि चलता रहेगा। डॉक्टर सुब्रत सान्याल जी को आप थैंक्स कहिए, जिन्होंने ये प्रोग्राम को चालू करवाया, और सारे पुलिस वाले। और हम चाहेंगे कि आप भी अपने बाकी कलीग्स को भी बोलते जाएं, सर आते जाएं, नए मैडम नमस्कार, सुब्रा मैडम नमस्कार। मैं भी बुलाऊंगा मैडम का आशीर्वाद लेने के लिए। और हम चाहेंगे कि सबको हम लोग एक केस स्टडी करते रहें, ताकि बाकी पुलिस वालों को भी इससे हेल्प हो और पब्लिक समझ पाए अच्छे से। और ये अपने को बहुत हेल्प कर रहा है यह प्रोग्राम। चलिए डॉक्टर सुब्रत सान्याल जी, अभी तक की जो चर्चा हुई है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे अगले प्रोग्राम, अगले टॉपिक की ओर, क्योंकि आपको सुनना चाहेंगे, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे सब आपको सुनना चाहते हैं थोड़ा एक बार। धन्यवाद सबको, आप लोग जो हमारे यहाँ आए और हमको जो है इंस्पिरेशन मिल रही है। मैं एक केस विदाउट नेमिंग मैं जिक्र करना चाहती हूँ आप लोगों से, कि सोचिए कि बैंक फ्रॉड हुआ किसी के साथ, और साइबर सेल में रजिस्टर करना, आप जानते हैं प्रोसेस क्या होता है। पांडे जी, आप तो हिंदी समझ रहे हैं ना? मैं बंगाली हूँ पर मैं हिंदी बोल रही हूँ, मैं लखनऊ में परवरिश हुई है मेरी। नहीं আমি বাংলা জানি ম্যাম, আমি বাংলা জানি, আমি লখনऊ পুলিশ। আমাদের তো কাজকর্ম সব বাংলায়। আমি হিন্দিতে বলছি।
फिरोज साहब मैडम ये कहना चाह रही है कि जितना अच्छा वो बंगला अंग्रेजी बोलती हैं उससे अच्छा बंगाली बोलती हैं और उससे अच्छी तहजीब वाली लफ्ज जो है ना वो लखनवी भी बोल लेती है। तो मैं कहना चाह रही थी केस को, मैं क्योंकि मैं पुलिस से भी अनुरोध कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो वो केस में क्या हुआ कि आप साइबर सेल, यहाँ बड़े बड़े हमारे पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, साइबर सेल हर डिस्ट्रिक्ट में बन गई है। फिरोज जी आप तैयार हैं, जानते हैं कि तो इसका प्रोसेस, जो विक्टिम है वो परेशान रहता है आज भी। उसका कारण है कि आप साइबर सेल वाले कहेंगे रजिस्ट्रेशन करिए, पहली बार आपका कहाँ से पैसा निकला, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन में फिर FIR, फिर उनके जो साइबर सेल का फॉर्म है उसको भरिए, भरने के बाद जो FIR उसमें भरिए, तब जाकर इन द मीन टाइम क्या होता है, इन द मीन टाइम जिन लोग को पैसा निकालना है वो एक्सेल बैंक, यस बैंक, कोई बैंक नहीं, वो कहीं ना कहीं निकाल के निकल जाते हैं। विक्टिम जैसे मैं हूँ, एक एल्डरली पर्सन, वो कहाँ तक दौड़ेगा इधर उधर, साइबर सेल में पहुंच गया, आप जैसे लोग मदद करने को तैयार हो गए, और वो केस जो है फाइनली क्या हो रहा है कि वो रजिस्टर हुआ, बैंक में पहुंचा, बैंक ने उसमें कार्रवाई शुरू की, और फिर इंश्योरेंस। अब इन द मीन टाइम क्या हो रहा है, ये चल रहा है, 3-4 महीने चल रहे हैं। हम तो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं फिरोजी पांडे जी, आई एम अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, रिटायर्ड फ्रॉम MHA। मेरा कहना है यहाँ पे हम लोग रिसर्च करते हैं कहाँ तक विक्टिम विक्टिमाइज होता है, और मेरे एक आर्टिकल है जो पब्लिश होने जा रहा है वेरी शॉर्टली, हिडन विक्टिम्स। बहुत लोग हट जाते हैं, वो कहते हैं हमें और नहीं पुलिस में दौड़ना है, हमें और बैंक नहीं दौड़ना, बैठ जाओ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग पुलिस की तरफ क्यों देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि उनसे मदद, उनसे सहारा, उनसे प्रोटेक्शन उनको मिलता है। वो सोचते हैं अभी भी हम बचे हुए हैं। अब मेरा कहना है एक मनोवैज्ञानिक की हैसियत से, पांडे जी, फिरोज जी, जितने सुन रहे हैं, कि जो अपराधी है, हर तरह के अपराधी आप हैंडल करते हैं एज पुलिस अफसर, और मैंने भी बहुत अध्ययन की है, क्योंकि ये अपराधी एक विशेष टाइप के हैं, ये आप मानने को तैयार होंगे। ये आप अगर एक कदम चले तो वो आपके पहले 5 कदम निकल जा रहा है। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करेगी, इंडिया जो है प्रोग्रेस कर रही है इन टेक्नोलॉजी, और ये लोग जानते हैं कि इनको पकड़ने में देरी होगी। जब तक आप पकड़ेंगे, आप कितने सजा दे रहे हैं, 3 साल की सजा दे रहे हैं, पनिशमेंट कितना है, स्ट्रिक्ट नहीं है, इन्होंने लाखों का पैसा कमा लिया। अब मेरा कहना है जो विक्टिम है वो रह गए अपने जगह पे। अब पुलिस जो है, अचानक पुलिस को चारों तरफ से, मैं पुलिस के चैलेंजेस समझती हूँ, मैं पुलिस के साथ बहुत दिन काम की हूँ, मुझे पता है वो पुलिस जो है विक्टिम को सहायता करने के लिए कहिए या किसी तरह से करने, विक्टिम के ही अकाउंट से कहते हैं कि भाई इनका पैसा जो है लियन में डाल दो, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। विक्टिम तो विक्टिमाइज होके मर ही गया है, फिर मारो। और अब यहाँ पर मेरा कहना है, जो मैं क्योंकि ये जो हम लोग चला रहे हैं, मेन जो हम लोग का कारण है, जो हम लोग का उद्देश्य है, वो ये है, फाइनली इन दी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग स्टेप्स डालें कि पुलिस का कोऑर्डिनेशन किस किस के साथ होना चाहिए। जब पुलिस की एक चिट्ठी बैंक में पहुंचती है तो बैंक क्लाइंट को क्यों नहीं पूछता है कि आपके जो है अकाउंट्स को लियन में डाला जा रहा है, वो चुपचाप पुलिस के क्राइम ब्रांच का अकाउंट लेके, और दूसरी बात वो शेयर नहीं करते हैं, अपने पास रखते हैं, अब बैठे रहिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता। तो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। हम बैंक को अकाउंटेबल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों वो बचे हुए हैं, भाई हम तो कुछ नहीं जानते, अरे तुम तो सब जानते हो। हम लोग जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स विक्टिमाइजेशन होने के, चाहे पुलिस हो, चाहे बैंक हो, चाहे जहां हो, वो तो पुलिस को ही कहेंगे कि साहब आपने क्या किया, अब तक मुझे पैसा तो वापस नहीं मिला। बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में फिरोजी वहां पे अपना सिक्योरिटी इस बात को पुलिस वालों से पूछ लिया जाए, सब बैठे हुए हैं, तो हाँ। सुशील जी से और फिरोज जी यहाँ है तो उनसे पहले पूछ लेता हूँ कि ऐसा क्यों होता है सर। अभी आपने भी जैसे कहा कि हमने और कि उनके अकाउंट को सीज कर दिया था, तो विक्टिम का विक्टिमाइजेशन क्यों, जो मैडम पूछ रही हैं,
कि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जिसके अकाउंट से पैसा गया उसी के अकाउंट को बैंक वाले ब्लॉक कर देते हैं। सर मेरे साथ हुआ है, मेरा अभी भी अकाउंट ब्लॉक है, अनब्लॉक नहीं करवा पाई हूँ मैं पिछले 4 महीने से। आप कौन है शिवरन? आप आ जाइए सामने, मैं भी आपको देख लूं। जी मैं आपकी कौन हूँ। है? मैं हूँ मैम, मैं उसी अकाउंट से उठाने में लग गया और इसी को फ्रीज कर दिया गया है। और 4 महीने से मैं मेल कर रही हूँ, फिर उसने भी कॉल करी तो वो कह रहा है कि मैंने ब्लॉक करा। मैं क्यों ब्लॉक करूँ? मैंने तो उससे खाली कंप्लेंट रेज करी थी, मैंने फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुए मेरे साथ में। देखो देखो अपना ना हो गई ना बात लखनऊ की। मैडम सुब्रा सान्याल जी भी लखनऊ की हैं। एक आप बैंक तो मेरी कॉल भी नहीं उठाते, कॉल कनेक्ट ही नहीं होती है उनकी, तो वहाँ पे हाँ सॉरी, एक सजेशन दीजिए। एक आरबीआई का ओम्बुड्समैन साइट है, आरबीआई का ओम्बुड्समैन साइट है, आप वहां चले जाइए, पूरा कंप्लेंट दीजिए, विद इन अ वीक आपको रिडर्सल मिलेगा। मैम एक बात बताइए, बैंकिंग कहती है कि आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ है और 3 दिन के अंदर का पैसा है, ठीक है, तो बैंक उसको क्लेम कर सकती है, भले आपने किया हो या आपसे लिया गया हो। तो अगर आप उसे फ्रॉड रेज कर रहे हो तो बैंक को रिटर्न करना चाहिए। उन्होंने मेरे में शैडो अमाउंट लगाया, उसके बाद सब वापस ले लिया। वो मुझे ही बोल रहे हैं कि तुमने बस गलत कर दिया, तुमसे गलत ट्रांजेक्शन हो गया, बस गया तुम्हारा पैसा, हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, उन्होंने सारा पैसा वापस ले लिया है। दे आर नॉट फॉलोइंग देयर रूल ऑल्सो। If they are mentioning on the site also कि they will return the money if the transaction happen within the 3 days, but at least they can return that amount, na? So it will be very relieful for the person, but they are not doing that. चलो सुना ना, इसी को हम थोड़ा सा पुलिस के उस भी अंदाज से समझते हैं कि कहाँ पे बैंक वाले इतने अकाउंटेबल क्यों नहीं हो पाते हैं, या क्या बैंक वालों से भी हम इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें पूछते हैं क्या? हाँ जी फिरोज जी। हाँ सर, एक्चुअली हम लोग जब भी करते हैं तो हमारी मेल में साफ साफ लिखा होता है कि डू नॉट फ्रीज विक्टिम अकाउंट। अब बैंक की जवाबदेही हम नहीं दे सकते सर। बैंक क्या कर रहा है, अच्छा बैंक कभी कभी करता क्या कि जब ज्यादा ट्रांजेक्शन होते तो पहले अपने आप फ्रीज कर देता है वो, लेकिन जब विक्टिम आ गया आपके पास कह रहा है तो खोल देना चाहिए उनको। इस पे क्या सजेशन होगा भाई? आपने मैं कह रहा हूँ पुलिस महकमा ने इन्वेस्टिगेशन किया और उस दौरान आप ही लोग के गाइडलाइन, पुलिस के गाइडलाइन के थ्रू ही बैंक अकाउंट को सीज होता है। अब जब इस पे विक्टिम जाकर के वहां का, भाई पैसे की जरूरत तो सबको पड़ती है, उनके तो खाते का पैसा था वो तो निकल गया, बैंक वाले जल्दी यहाँ पे आ नहीं रहे। मैंने भी कोशिश की कि भाई आ जाना, कोई आया नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे, तो कोई भी बैंक अधिकारी यहाँ पे आने को भी तैयार नहीं हुआ है। तो प्रश्न इतना आ रहा है कि हम लोग क्या करें? हम ये एक उस पे ला रहे हैं, हमें जहां तक समझ में आता है, पता नहीं मुझे ये बात यहाँ कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, फ्रॉड के अकाउंट में लगभग बहुत रुपए फ्रीज हैं, बहुत ही रुपए फ्रीज हैं, और अब उनको वापस लाने के लिए कोर्ट ऑर्डर ये वो सारे कानून चल रहे हैं, किया जा रहा है जी। इसमें फायदा तो बैंक का ही हो रहा है ना सर। आपके पास 1 अरब रुपया रखा है 4 महीने के लिए, हाँ 4 महीने बाद आपको 1 अरब ही वापस करना है, तो इसमें तो फायदा बैंक को हो रहा है ना। अगर मैं अब नहीं, एक प्रश्न को मैं आप लोग से थोड़ा दूसरे वे पे जा रहा हूं, मगर ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एक आती है कि यदि सीज पैसा हो रहा है और आप इन्वेस्टिगेशन के पास में बैंक ने के अकाउंट को सीज किया, मेरे तो चलो 70-80 लाख रुपए चले गए, लेकिन मेरे तो उसमें लगे करंट अकाउंट है, मेरे उसमें तो पैसा बहुत सारा रखा हुआ हो सकता है, मेरे पास में 2-3 करोड़ रुपए रखे हूं, वो सारे के सारे सीज हो गए हैं, और उस बैंक के ऐसे 4 क्लाइंट मिल गए, बिजनेसमैन है, तो वो तो अकाउंट पे पैसा सीज है और पता नहीं कब तक सीज रहेगा। तो मैं तो दोहरी मार झेल रहा हूं ना। अब मेरा करंट अकाउंट है वो आपने सीज कर दिया, मुझे 4 लोग को पेमेंट करने थे वही बंद हो गए, और नहीं विक्टिम का अकाउंट तो खुल जाता है सर, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सर एक मिनट में बताना चाहूंगा इसमें। एक्चुअली टेलीग्राम के जितने भी केस आ रहे हैं हमारे पास, उसमें समस्या यही हो रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो टेलीग्राम के कल्पित हैं वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं विक्टिम के अकाउंट में, तो वो जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं के विक्टिम का भी पैसा है, तो वो बैंकों के पास ऑलरेडी कई स्टेटों से वो आ जा रही है, रिक्वेस्ट आ जा रही है फ्रीज करने के लिए। फर्स्ट स्टेप में समस्या बैंकों के साथ भी है, बस थोड़ा सा बैंकों से ये कोऑर्डिनेट करना है कि ऑलरेडी
FIR की कॉपी अगर वो उस साइबर सेल को भेजेंगे कि ऑलरेडी ये विक्टिम है इसमें, तो मे भी हो सकता है, लेकिन बैंक के बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। और ठीक है। जैसे रहा कि पहले बैंकें बहुत अच्छा करती थी कि कोर्ट ऑर्डर, वो बिना कोर्ट ऑर्डर के भी पैसे वापस कर रही थी, लेकिन इधर बीच में जो खातों के ट्रांजेक्शन है 7 से 8 दिन में 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ के, तो वो 10 करोड़ रुपए उनके खाते में आए, तो कई जगह से पैसे आए हैं, तो अब ये भी डिस्प्यूट का एक कारण बन गया, पैसा किसको दे, रजिस्ट्रो के अकाउंट से किसको पैसा दे। पहले नॉर्मली कहने पर वो पैसा दे देते थे, लेकिन अब उस पैसे को देने के लिए भी उनके सामने भी समस्या थोड़ा सा चैलेंजेबल है कि वो पैसा कई जगह से आ रहा है और वो विक्टिम के पास टेलीग्राम में दिक्कत थोड़ी सी आ रही है। टेलीग्राम वाले सपोज करिए कि मैडम ने जैसे 5,000 लगाया, इनको 500 यहाँ रुपए एक मिले। और बात चल रही है जो शायद समझाता हूँ। बात ये चल रही है कि जो पैसा चला गया और वो आपने रिकवरी कर लिया, वो मेरे अकाउंट पे कब आएगा, ये तो दीगर बात है। बात ये हो गई कि मैं अपना पैसा विड्रॉ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सर हाँ, उसमें बता रहे हैं सर, जैसे फर्स्ट स्टेप हम शुरू करते हैं 5,000 रुपए का, हमें मिला 5,500 रुपए, तो लेकिन वो जो 5,500 रुपए मिले वो किसी न किसी फ्रॉड अकाउंट से डाले जा रहे हैं। समस्या सर यहाँ आ रही है, जो आपका पैसा वो तो फ्रॉड अकाउंट में गया ही, लेकिन वो दूसरे अकाउंट में गया, लेकिन जो हमने मतलब कि साथ में मैं इसके पहले एक मैडम का केस में कर रहा था, 14 लाख का समथिंग, उनका पूरा पैसा वापस आ गया। उनके केस में हमने देखा कि 3 लेयर में उन्होंने अकाउंट को डिवाइड किया। जैसे हम एक अकाउंट में उनका पैसा गया जिसमें 4 लाख 5 लाख रुपए गए, हमने उसके कई लास्ट बेनिफिशियरी तक जानने का प्रयास किया, तो हमने ये देखने को मिला कि फर्स्ट से पहले तो बड़ा अमाउंट 3 खातों में जाता है, 3 खातों के बाद एक खाता ऐसा होता है वो वाला कि जिससे छोटे छोटे अमाउंट 5,000, 5,500, 5,600, 5,700 मल्टीपल लोगों को ट्रांसफर किए गए हैं उसमें। तो उसमें वो सारे विक्टिम हैं। हम लोगों ने उन विक्टिमों से जिनके पास पैसे ट्रांसफर किए गए वो सब बता रहे हैं, सर हमारे 1 लाख रुपए चले गए हैं, हमारे 1.5 लाख चले गए हैं। तो जब हम बेनिफिशियरी रिक्वेस्ट आगे करते हैं, पॉसिबली हम चाहते हैं कि लीन हो जाए अमाउंट, लेकिन वो लीन ऐसा संभव भी नहीं हो सकता, हम सबको लीन कराते चले तो कंफर्म नहीं होता। जैसे अब बीच में बड़े अमाउंट वाले से उसने 5,500 रुपए कर दिया, हमने उसको फ्रीज के लिए भेज दिया तो फ्रीज हो जाता है। तो एक बार बैंक में ये डिस्कस करना पड़ेगा कहाँ कहाँ से कंप्लेन आई है, क्या खाते पे कोई कंप्लेन है या नहीं। समस्या ये हो रही है सर टेलीग्राम के मामले में। 1-2 बैंक मैनेजरों से भी मेरी बात हुई, तो जब पर्सनल बात हुई तो उन्होंने बताया सर ये गुजरात से भी फ्रीज है और महाराष्ट्र से भी फ्रीज है, और इस ट्रांजेक्शन के गार्डिंग वो ट्रांजेक्शन फ्रॉडस्टरों ने ही भेजे थे शुरुआत में टास्क को पूरा करने के लिए। प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है सर। चलिए ठीक है, समझ में आई बातों, थोड़ी सी बात समझ में आई है ये। लेकिन एक मैटर तो ये टेलीग्राम का हुआ, लेकिन एक मैटर हम लोग के पास में और भी था जो मेरे पास आया हुआ था। वो मैटर टेलीग्राम का नहीं था, वो एक बिल को पे करने के नाम पे था, और वो ऑनलाइन पेमेंट, वही एक ऐप के थ्रू जाके पेमेंट करना था, और पेमेंट होता चला गया। और जब उसकी केस वहाँ लॉन्च की गई तो उसके बाद में उस शख्स का अकाउंट को सीज कर दिया गया है, और मेरे ख्याल से उसको 1.5 से 2 महीने हो रहे हैं, अभी तक ओपन नहीं हो पाया है। ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए सर? एक बार सर थोड़ा सा मैं अगर विक्टिम ने 1930 पे फोन किया होगा, कॉल किया होगा, तो कहीं उन्होंने गलत ट्रांजेक्शन आईडी ना दे दी हो, एक बार इसको क्रॉस चेक कराना जरूरी होगा। और जहां पे शिकायत की है उस सेल से जाकर एक बार मेल करा करके फिर बैंक मैनेजर से मिल करके उसे डिस्कस करना पड़ेगा सर। गलत ट्रांजेक्शन आईडी के एवज में भी ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने कहीं गलत ट्रांजेक्शन आईडी ऐसी कोई भरी हो कि जो हमारे पास ही 3rd लेयर से 4th लेयर में हमारे पास ही आ रही हो उस अकाउंट से। चलिए ठीक है, इसको और समझेंगे, बात को लंबा नहीं ले जाते हैं। सॉरी, किसी का कोई प्रश्न करना चाह रहे हैं तो मैं एक बार आपसे ले लूं, फिर एक नया टॉपिक पे चलूंगा। हाँ सुनैना जी, कुछ बोलना चाह रही हो आप? बैंक में जैसे मेरे साथ जो हुआ ना, तो जैसे इन्होंने बताया, तो मेरे साथ मेरा डेबिट कार्ड वो तो ब्लॉक हो गया था। मैंने दोबारा अप्लाई किया, डेबिट कार्ड आया, आई कैन यूज द डेबिट कार्ड, आई कैन यूज द चेक बुक, एवरीथिंग आई कैन यूज। सिर्फ और सिर्फ मेरी ऑनलाइन बैंकिंग बंद है, मोबाइल बैंकिंग बंद है। और इस पे फिरोज ने खुद बात की थी पर्सनली बैंक मैनेजर से, तो वो बोल रहे इन्होंने तो खुद ही बंद कराया है। भाई मैंने नहीं बंद कराया, मैंने तो रिक्वेस्ट रेज करी थी। वो ऐसा बोलते हैं। अब भाई आधी चीजें ब्लॉक है, आधी चीजें अनब्लॉक है, इसका मतलब क्या है?
लगता है कि इसके लिए बैंक को एक बार बात करना पड़ेगा। चलिए कोशिश करूंगा मैं अगले सेशन में भी किसी बैंक से इसको समझने की। अभी पहली बार कुछ बातें समझ पाया हूँ, तो जरूर हम कोशिश करेंगे अगले सप्ताह में किसी बैंक नहीं आते हैं तो कम से कम हम उनके साथ जाकर के बैठ के बात करें, और एक बार समझने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे ही बैंक वालों से, और फिर आपको जवाब दे पाऊंगा, ग्रुप में भी दे देंगे और अगले प्रोग्राम में भी हम कोशिश करेंगे कि जवाब दे पाऊँ इसका। सर बस एक इतना ही पहले है, प्रोग्राम में समझना पड़ेगा सुनैना जी, इसको समझना पड़ेगा। मैं आपकी वेरिफिकेशन बात चला हुआ था, वैसे केवाईसी का वेरिफिकेशन, जिनको हम अकाउंट भेज रहे हैं, अगर बड़ा अमाउंट भेज रहे हैं, बट कुछ बैंक ऐसी, जैसे मेरे साथ आईसीआईसीआई का फ्रॉड हुआ, वो हाँ। कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। इवन ऑन द सेविंग अकाउंट आप एक दिन में 50 लाख भी ट्रांसफर कर सकते हो। जब मैंने हाँ। ये क्वेश्चन उनसे रेज किया तो वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी ट्रांसफर करो। तो सेविंग अकाउंट करंट अमाउंट में डिफरेंस ही क्या रह गया फिर तो। बिल्कुल, आपके अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक पे? जी सर, ये पूरा फ्रॉड आईसीआईसीआई से ही हुआ है। ठीक है, ठीक है। चलिए और कुछ में कुछ शेयर करें, फिर मैं एक और बात को लेकर के आगे बढ़ूंगा और जानकारी में लाऊंगा। कुछ एक और केस आए हमारे सबीर जी या आरिफुल अंबिया जी हैं, कोई बात करना चाहते हैं इस मैटर पे कुछ और? हेलो। हाँ वेदपाल जी। हाँ सर, इसमें ना बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इस केस में सिर्फ बैंक के पास एक ही अल्टरनेट बचता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसको ब्लॉक करके एक नया अकाउंट खोला जाए। अदरवाइज जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉड की इतनी ज्यादा होती हैं कि बैंकर के पास भी कोई ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो उसको रोक पाए। और क्लेमेंट के लिए सबसे ज्यादा बैंक को ये मतलब क्लेम किसका है उसको डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। बिकॉज आई एम आल्सो एक्स बैंकर, सो आई नो लिटिल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स ना। बिल्कुल। तो ये क्या पॉसिबल हो पाएगा कि जब अकाउंट से उसमें पैसा निकलेगा पूरा, अगर हम मान लीजिए मेरे अकाउंट पे 40-50 लाख रुपए हैं और उसको मेरे को नया अकाउंट खोलना है, तो पूरे अकाउंट से मैं नए अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पाऊंगा? सर करने में देखिए इसमें तो भी मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस आपकी बताएंगे कि वो किस तरीके से पैसा आपका आया है, और वो आप उनसे बैंक से रिक्वेस्ट करके न्यू अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि आपको बिजनेस थोड़ी नुकसान करना है। ये आपको बैंक से पर्सनली डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे मैडम कह रही है मेल भेज दिया, देखो इतना इजी नहीं है इन चीजों को डील करना, तो उनको पर्सनली वहां जाके बैंकर से मिलना चाहिए और उन अपनी प्रॉब्लम उनको बताएं तो दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू सम सॉल्यूशन। सर मैं बैंक भी गई, पर्सन से बात भी करी, उनका तो कहना था मेरा 98 लाख जो लीन अमाउंट लगा है वो भी पूरा वापस आएगा, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द बैंकिंग रूल्स आल्सो। एक्चुअली ना ये जो थोड़ा सा आईसीआई बैंक वगैरह है, इनकी बैंकिंग ना थोड़ी सी अलग डिफरेंट टाइप की होती है। बिकॉज एक आदमी एक ही आपके सवाल का जवाब दे सकता है, वो मतलब एक ही टाइप की बैंकिंग करते हैं। अगर दूसरा कोई आपका क्वेश्चन है तो यू हैव टू अप्रोच अनदर पर्सन, सो यू कैन कांटेक्ट देयर हेड ना। सही हेड को मेल मैंने उनके मैनेजर से कांटेक्ट करके ना आप पर्सनली मिलिए, क्योंकि उन्हें सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इट इज नॉट द सॉल्यूशन कि भी आपका सारा ही अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, आप तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। दूसरा मैं इसमें ये सोचता हूँ, जो आप लोग जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं ना, डेबिट कार्ड की जगह जो आप इसमें क्या बोलते हैं, आप जो भी परचेजिंग करते हैं वो क्रेडिट कार्ड से करें। क्रेडिट कार्ड में बैंक को थोड़ा सा क्वेश्चन ये मिलता है कि बैंक को बाद में पेमेंट करना पड़ता है। डेबिट तो आपके अकाउंट में इमीडिएटली हो गया, तो उसको ट्रेस आउट करना और पैसे वापस करना एक मतलब इटसेल्फ ए कम्बरसम प्रोसीजर। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो क्रेडिट कार्ड में वेंडर को बैंक नो आफ्टर सम टाइम 2-3 डेज बाद उसको पेमेंट करता है। अगर उसमें कोई फ्रॉड होता है तो विद इन 2-3 डेज अगर बैंक को आप इंटीमेट कर देते हैं तो उसकी पेमेंट वो वहीं स्टॉप कर देते हैं। बट इन केस ऑफ डेबिट कार्ड वो तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली डेबिट होता है, बैंक का इंटरवेंशन मतलब बहुत ही कम होता है। जस्ट बिकॉज बैंक हैज प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म कि भाई आपने कार्ड लगाया और पैसा निकाला। बैंक इसको भी मॉनिटर मतलब अपने लेवल पे नहीं कर पाता, क्योंकि बिकॉज टोटली कंप्यूटराइज ऐसा है कि आपका इंटरवेंशन ही नहीं है, मतलब पर्सनल तो किसी का। इसका बेनिफिट जो ना ये फ्रॉडस्टर लेते हैं पूरा।
तो मेरा तो यही मतलब सजेशन है, आप जाइए पर्सनली मिलिए उनसे और दे हैव टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन। चलिए, थैंक यू वेदपाल जी, जी सर। आपकी बातें लगी और बहुत अच्छा सजेशन भी आपने दिया, अब पहुंचेंगे। जी। उम्मीद करते हैं लगातार बात करने से या कुछ हो सकता है कुछ हल निकल जाए। फिर भी हाँ डेफिनेटली। मैटर आईसीआईसीआई का है, बात सच है कि जो ये प्राइवेट बैंकर्स हैं इनकी थोड़ी सी नियम हाँ कानून अलग प्रकार की चलती है, इनके ऊपर गवर्निंग उस तरह की होती नहीं है। जी गवर्नमेंट बैंक में तो थोड़ा सा चलो ठीक है, आदमी इधर से कर भी लेता है। चलिए फिर भी हम भी कोशिश करेंगे अगली बार मिलने की, और सुनैना जी आपकी बात को समझने की कोशिश करूंगा। मैं भी इतना तो कर ही सकता हूँ लोगों के साथ मिलकर के बात में। किसी सबीर जी भी बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, सबीर हाँ जी। जी सर। इसमें मुझे कुछ सवाल इसमें करना है कि इन दिनों में मेरे पास एक तो केस आया है, कोई मैडम है वो पेंशन होल्डर है। जी अब क्या हो, उनके अकाउंट में जो आईटी रिटर्न होता है तो उनका जो अकाउंटेंट है उन्होंने रिपोर्ट किया कि आपका एआईएस ऑल इनकम सोर्स जो है उनमें 48 लाख का कोई परचेसिंग दिखा रहा है और वो स्टेट बैंक का अकाउंट से हुआ है। जी तो जैसे ही उनको ये खबर मिला उन्होंने तुरंत स्टेट बैंक में कांटेक्ट किया, स्टेट बैंक के मैनेजर ने भगा दिया। तो उन्होंने सीधे जाकर इनकम टैक्स में दरवाजा खटखटाया। जी तो उन लोगों ने बताया कि आप ये इनकम टैक्स का मैटर नहीं है, ये आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ है, आप बैंक से रिपोर्ट लाओ। जी तो फिर भागे वो मैडम जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में एक जीडी मतलब कंप्लेंट देने गई, एफआईआर करने गई। तो पुलिस स्टेशन ने सीधे इनकार कर दिया और एक जीडी के तौर पर एक मामूली सा वो लोग अपना हिसाब से एक बयान लिखवाकर एक जीडी नंबर दे दिए। तो ऐसे हाल में अभी मैं जितना उनको गाइड कर रहा हूँ कि आप कम से कम एक तो ग्रीवेंस जो सेल है स्टेट बैंक का उसमें कंप्लेंट दर्ज करो और बाद में एक आरटीआई डालो। अगर इसमें वो लोग अगर जवाबदेही करता है तो अच्छा बात है, नहीं तो कोई कोर्ट केस करना पड़ेगा। तो ये जो है मान लीजिए यहाँ पर सीधे तौर पर दिखा जा रहा है कि बहुत से विक्टिम्स ऐसे हैं कि वो लोग इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ओटीपी शेयर कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इसमें बैंकिंग ऑफिशियल्स कुछ होते हैं जो दूसरे बड़े कस्टमर को उसका इनकम टैक्स का सेव गार्ड करने के लिए ऐसे बहुत से इनोसेंट पीपल को विक्टिम बनाया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो इस बारे में कुछ एडवाइस सजेस्ट करें। सर इसमें मैं बोलूं इसमें सर? हाँ प्लीज। देखिए 1930 ने अभी एक सर बताए साइबर वाले, अभी इस साइबर क्राइम जो government.in एक साइट है वहां पर भी डायरेक्ट हम कंप्लेन कर सकते हैं। यदि पुलिस के पास कंप्लेन नहीं होता है तो सर जी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये घटना जो है बंगाल का है। कहाँ की है? बंगाल का है सर। कहाँ की है? এটা বর্ধমান শহরের, ये बर्धमान का है। বর্ধমানে আছেন স্নেহাশিস চৌধুরী আর বর্ধমানে সাইবারও আছে, साइबर भी है। तो आप नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में यदि कंप्लेन करते हैं उसमें ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह, अब यहाँ पर तो आप ट्रांजैक्शन आईडी जो देते हमको तो मैं बता सकता था कि ये ओटीपी बेस्ड फ्रॉड है या ना कोई लिंक पर ना किस पर फ्रॉड है, ये हम बता सकते थे आपको। लेकिन यहाँ तो आपने बताया डेबिट हुआ है, तो डेबिट तो बैंक से ट्रांजैक्शन ही से देखने से पता चलेगा। तो आप डायरेक्ट नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। वो डायरेक्ट ही क्या कंसर्न थाने में चला जाएगा, जो हमारे वेस्ट बंगाल के एडीजी साहब साइबर के नोडल हैं इसके, और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम में जाता है। डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम से कंसर्न पीएस में जो जहां का विक्टिम है उसके थाने में जाता है, वहां पर ऑफिसर कांटेक्ट करते हैं उससे विक्टिम से, और वहां ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करने पर वो अपना एफआईआर या जीडी या केस के मेरिट के अनुसार करते हैं। तो आप जो भी आपके पास कंप्लेन आए तो आप डायरेक्ट बोलिए कि 1930 या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर कंप्लेन करें। ओके सर जी, थैंक यू। बिल्कुल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल किया जाए, राइट। तो एक ये बात आ चुकी है। अब एक बात का और लेते हैं जो शायद मैं उससे बात कर रहा हूँ सुनैना जी से, कि ये भी पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है पांडे जी कि जो पोर्टल का जो साइट दिया हुआ है
ये जेन्युइन है कि नहीं है? नहीं, जेन्युइन है। देखिए सर मैं एक मिनट, मेरी बात को, ये भी विक्टिम मिलेगा। अभी जब मैंने जिक्र किया है ना, हो सकता है 2-4 लोग सुन रहे हो हैं, सकता है, याद आ रहा होगा। अरे मैं होता है सर यहाँ तक होता है कि बैंक का, इवन गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, अभी अगर उनकी साइट या उनका कस्टमर केयर नंबर खोजा जाए ना तो फेक है, वो जामताड़ा का नंबर दिया हुआ है, फेक आ जाता है। ऐसे ही साइट भी बहुत सारी फेक आ रही है। हम गूगल पे जाकर के साइट सर्च करते हैं, फिशिंग साइट है। सर थोड़ा सा यहाँ पे एक चाहेंगे क्लियरिटी कि कैसे पता चले कि वो गवर्नमेंट की ऑथेंटिक साइट है। वो सुनिए, यहाँ पर हम यदि एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, हम तो साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं, यहाँ पर पब्लिक को बताते हैं कि URL जो है cybercrime.gov.in, ठीक है ना। इस URL पर दूसरा ऐसा कोई URL फिशिंग बनाता है, यदि बना भी सकता है, फिशिंग साइट बना सकता है, तो ऑनलाइन जो चेकिंग साइट है, जैसे virustotal.com एक साइट है, उस पर हम कोई भी साइट को चेक करते हैं तो वल्नरेबिलिटी बता देता है कि ये साइट जेन्युइन है ना फेक। इस पोर्टल की लगातार आज चौथी बार, हम लगातार हर प्रोग्राम पे जितने भी हमारे गेस्ट स्पीकर आते हैं वे बताते रहते हैं कि एक साइट है वायरस total.com। इस पर हम कोई भी साइट को चेक करेंगे तो उसका ये साइट वल्नरेबिलिटी बता देगा कि ये साइट क्लीन है ना, ये फेक है ना, क्या है, बता देगा, जेन्युइन साइट बता देगा। तो आपको किसी भी साइट में जाने के पहले एक बार उस वेबसाइट को चेक कर लेना चाहिए। ये हम यहाँ से लाइफ कैंपस के मन से लोगों को सजेस्ट करते हैं। और सर हम ये भी बताना चाहेंगे कि वहां पर हमको यदि अटैचमेंट फाइल भेजता है या वो वायरस है या मालवेयर है, तो वो भी बता देगा कि ये फाइल में वायरस है। तो वहां पर हम URL चेक कर सकते हैं, वेबसाइट चेक कर सकते हैं, प्लस हम फाइल भी चेक कर सकते हैं। राइट। अब एक नए टॉपिक पे चलता हूं। मेरे पास में एक मैसेज किसी ने फोन पे बोला कि डिस्कस करेंगे, हालांकि वो नहीं आ पाए हैं अभी फोन पे। करीबन 1 साल पहले की घटना है। छत्तीसगढ़ में एक जिला है बेमेतरा, नया जिला बना है। वहां के कलेक्ट्रेट में एक किसी चीज का इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू होने के करीबन 2 महीने बाद रिजल्ट आता है और मोबाइल पे फोन आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, फलाने तारीख को आप आ जाइए और उसके पहले आपको 15,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं। हालांकि चलो वो अच्छी जगह चले गए थे और उनको पैसे नहीं भेजे, बच गए, मगर वो कॉल उनको कम से 3 से 4 बार आया। प्रश्न अब ये उठता है कि सरकारी महकमे में भी इस तरह से, जब वो फोन जामताड़ा से ही आता है, मतलब जो लैंग्वेज थी वो बताते हैं कि वो बिहार की, जामताड़ा के आसपास की, मतलब झारखंड या बिहार की लैंग्वेज जो टोन थी वहां की थी। ऑनलाइन एग्जाम होता है, रिजल्ट ऑफलाइन एग्जाम था, इंटरव्यू ऑफलाइन होता है, रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर होता है। इसके बावजूद ये डाटा जो है ये इन लोगों के पास कैसे पहुंच जाता होगा? ये बचने की बात होगी। कोई भी इसका जवाब दे दे, सुशील सर है, फिर वो जो भी है, पर उसको समझे थोड़ा सा इस मैटर को भी। क्या इनके पकड़? हाँ सुशील जी, मैं चाह रहा था, पर वो छत्तीसगढ़ से हमारे डीएसपी साहब आने वाले थे, पर वो पता नहीं क्यों आ नहीं पाए हैं, या प्रश्न मैं उनको करने वाला था पर नहीं आया। चलिए थोड़ा सा मैं सुशील जी आपसे इस बात को समझूंगा। एक्चुअली इन सब में सबसे बड़ी समस्या आ रही जो आउटसोर्सिंग से लड़के आ रहे हैं, हायर किए जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने दिल्ली में एक कॉल सेंटर पकड़ा था, तो दिल्ली में लखनऊ में ही पकड़ा था, तो उनके पास 1700-1800 पेज की एक सीट मिली थी जिसमें तरह तरह की चीजें थी। तो इसमें ये हो रहा, जो आउटसोर्स के लड़के आ रहे हैं, एक्चुअली इनको डर भी नहीं है कि क्या हो रहा है, और उस माहौल में ये बेच रहे हैं, डाटा को निकाल कर लाते हैं, दूसरों को दे देते हैं जो कॉलिंग सेंटर वगैरह में वो है। तो मेन तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी उसमें जो है इनको ना रखा जाए, आउटसोर्सिंग को, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आउटसोर्स से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि डाटा कंप्रोमाइज हो रहे हैं सबके। तो ऐसे केसेस आउटसोर्सिंग के माध्यम से सामने आते हैं। ज्यादातर ऐसा ही होता है जब आउटसोर्स, एज ए एग्जाम्पल जो हम लोग लखनऊ में पकड़ा था, ये बच्चे पहले रेपुटेटेड कंपनी में आउटसोर्स के माध्यम से कॉल सेंटर पर ही काम करते थे, ने एक्सेल सीट में सारे डाटा मिला करते थे।
जैसे LIC हो गया, किसी भी कंपनी का हो गया, इनको डाटा मिला करता था कि हाँ इन्होंने पॉलिसी कराई है, इन्होंने ये किया है, इनके पास ये। तो जब कंपनियों ने उनको निकाल दिया, जैसे 4 महीने 5 महीने नौकरी करने के बाद जब उनको निकाल दिया, जब उन्हें अपना वो नहीं लगा कि हमारा भविष्य है इसमें, तो उन लोगों ने उस डाटा को ही लेकर चले आए सब। तो समस्या ये हो रही है कि ज्यादातर जहां भी किसी भी की प्राइवेसी की बात हो, तो कंपनियों को भी, कंपनियां ऑलमोस्ट ये इतना रखना चाहिए कंपनियों को कि वहां पर उन्हीं को रखें जिनको परमानेंट एम्प्लॉय कहते हैं, आउटसोर्सेस पे वहां पर ना रखा जाए। मतलब ये जो अभी जो मैंने केस एक बताया कि जो हमने ऑफलाइन एग्जाम हुआ, ऑफलाइन रिजल्ट निकला, इस पे उन लोगों का हो सकता है जो कि आउटसोर्सिंग में वहां काम कर रहे थे, तो ये डाटा उन्होंने बिल्कुल सर, निकाला होगा और उनको वो उन्होंने तो ट्रांसफर किया होगा। जी मतलब जहां तक चांसेस आउटसोर्सेस का ही लगता है, बाकी के तो जो सर्विस कर रहे हैं उन्हें पता है कि अगर कुछ कहीं लीक हुआ तो क्या होगा, तो उसमें आउटसोर्स का कोई ना कोई रहा होगा, तो वहीं से कहीं ना कहीं लीक हुआ होगा सर। मगर सोचने की बात अब ये हो गई है कि इनके हाथ भी बहुत लंबे हो गए। पुरानी पिक्चरों का डायलॉग होता था, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो साहब डिजिटल की दुनिया में इनके हाथ भी बड़े लंबे हो गए, सीधे घर के अंदर में घुस रहे हैं, सरकारी दफ्तर से सामान निकाल करके किसका सिलेक्शन हो रहा है यहाँ तक की बातें उनको मालूम चल जाती है और उनसे वो पैसे इतना चालू कर देते हैं। और ऑनलाइन भी जो समझ में आता है, ऑफलाइन में भी चालू हो गया। तो ठीक है, अब मैटर में एक बार सुब्रा जी मैं आपके पास फिर आ जाता हूँ। सान्याल मैडम, आज बड़े इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है और हमें तो लग रहा है कि कहाँ पे जो है ये एंड होगा। ये हम पांडे जी यही ध्यान से सुन रहे हैं कि दिन पर दिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप लोग सहमत हो हमसे। बिल्कुल। और हमें जो है, हम सोच रहे थे कि अब फाइनली हम लोग कुछ सजेशंस दे के इसको खत्म करें, पर हमें नहीं लग रहा है, रास्ता अभी भी बहुत लंबी है। बात क्या है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। आप किसको छोड़ेंगे, किसको लेंगे? बैंक वाले अगर हाथ उठा के बैठ जाएं कि हम जिम्मेदार नहीं है, तो अंतर्गत हुआ क्या होता है कि बैंक के जो काम है, जो अपना कर रहे हैं नीचे से, विक्टिमाइज होता चले जा रहा है। मेरा जो लक्ष्य है या आपका जो लक्ष्य है, इस पोर्टल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं कि जो हिडन विक्टिम्स हैं, आगे आओ, अपने प्रॉब्लम बताओ और इसका जो है कोई सारांश निकले। अब यहाँ पे कहाँ पे जब हम लोग पूरे वो कर रहे हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि एक जो बेस है बैंक, वो छूटा हुआ है, वो जिम्मेदारी नहीं ले रही है और इंसान जो है पुलिस के पास दौड़ रहा है, पुलिस जो है बैंक के पास दौड़ रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है। और इसमें फायदा किसको हो रहा है? क्राइम, इस टाइप के साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इनका हौसला बढ़ते जा रहा है, इनमें कोई डर नहीं है, क्योंकि ये पकड़ में जल्दी नहीं आते हैं। जब आते हैं तो ये लाखों करोड़ों के रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। पांडे जी अब अग्री करेंगे, आपको याद है शुरू में जब हम लोग ने किया था, शारदा प्रसाद जी ने कहा था इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और उन्होंने ये कहा था हर घरों में अब ये ट्रेनिंग दी जा रही है। पैसे चेंज हो रहे हैं पांडे जी, पैसे अब जो है आप दुबई फिलीपींस की कह रहे हैं, ISI वाज इन्वॉल्व इन इट, ट्रांजैक्शन चेंज, मतलब पैसे चेंज वो हो रहे हैं, अंडरलाइन करंट जा रहे हैं, पर विक्टिम जहाँ पे है वहीं पे वो प्रोलॉन्ग। इस तरह से बहुत केसेस हैं, मनी की ही नहीं बात है पांडे जी। बच्चे जो है कैंपस में जो है विक्टिमाइज हो रहे हैं, सेक्सुअल एक्सटॉर्शन हो रहा है, ये जो है आप ये क्या कहेंगे, स्टॉकिंग हो रही है, फिशिंग हो रही है, सुसाइड हो रही है, साथ साथ लोग परेशान हो रहे हैं, क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं। दैट इज वी आर गेटिंग, मैंने आप लोग को कहा था बार बार कि इट इज अ कंडीशन। जितने इनको बढ़ावा मिलेगा, जितने इनको पनिशमेंट लेट मिलेगी, पांडे जी ये आप देखते जाएंगे कि क्रिमिनल्स बढ़ते जाएंगे, हेड नाम की चीज नहीं होगी, बल्कि विक्टिमाइज होके परेशान होके बैठ जाएंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है, एक और इसी पे बात कर लेता हूँ, फिर आपके पास लौटूंगा। जो अभी बीच में हमने बात करी, दिल्ली में जो अभी एक केस पकड़ाया है, जून में केस रिपोर्ट दर्ज हुआ तो उसमें सक्सेस मिल गई, उसमें दुबई और फिलीपींस का कनेक्शन नजर आया है और इस पे पूरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दिखता है। जैसा कि अभी यहाँ पे जो हमने भी केस बात की, जो फिरोज, सुनैना जी और सुशीर जी से जो बात हो रही थी, ये भी कहीं ना कहीं दुबई से चल रहा है। हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप का जो चल रहा है वो भी कनेक्शन दुबई का, हालांकि व्यक्ति छत्तीसगढ़ का है
बट है तो दुबई का, और जो आपसे निकाले हुए लोग हैं, जैसा कि पांडे जी ने अभी कहा, लेकिन में तो निकाले। अब इसको ऑर्गेनाइज समझने की बात है। जो पांडे जी दिल्ली में जो केस पकड़ाया है अभी, उन लोग कुछ दिन पहले, महीनों 15 दिन पहले पकड़ाए, वो भी केस में ऐसा आता है कि उनका एक नेटवर्क है, एक बंदा जो है घूम घूम कर किराए का मकान ढूंढता है, फिर उसके अंदर में कंपनियां बनाई जाती है, फिर वो कंपनियां किसी गरीब के नाम से उनके आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, बैंक अकाउंट खोला जाता है, एक ही फर्म के एक ही एड्रेस में 20 से 25 फर्म खोली जाती हैं, और उसके बाद में फिर फ्रॉड के केसेस चालू होते हैं, कई ट्रांजैक्शन होते हैं। अब मैं इसको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जागरूकता के लिए है कि पब्लिक कैसे जागरूक हो, इस चीज को समझे। अब जो मकान मालिक है वो अगर किसी को रेंट पे दे रहा है तो वो क्या सुरक्षा महसूस करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी परेशान होगा इन चीजों पे। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को भी हम समझना चाह रहे हैं आप लोग से, क्योंकि आप लोग इस मामले में एक्सपर्ट हैं। नियम कानून बहुत सारे बनते जरूर हैं, आप लोग भी बोलते हो कि किराएदार रखो या किसी को किराए में दो तो बाकायदा इकरारनामा सब कुछ होता सब है, लेकिन कैसे मालूम करें कि मेरे नाम से ये फर्जी शेल कंपनियां खोल लेंगे। पांडे जी या सुशील जी या फिरोज जी, तीनों में से कोई भी एक इस बात में कंटिन्यू करें। सुशील जी आप। सर मेरे यहाँ जो है ना, हम लोग को अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए हैं कि जो भी मेरे यहाँ से पकड़ाया भी था, 2 जामताड़ा का गैंग था, वो लोग क्या करते थे, इधर यहाँ रहते थे और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के बैंक अकाउंट खोलते थे। तो मैं खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि एक मोबाइल नंबर सेवरल बैंक अकाउंट में रजिस्टर है, ठीक है, और अकाउंट खुला है यूपी से, ऑपरेट हो रहा है जामताड़ा से। तो अभी रनिंग केस है मेरा, अभी रिसेंट 10-12 दिन में नहीं, 3-4 दिन हुए हैं। तो जो भी किराएदार रहते हैं उनको डिटेल्स, उनका आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट, नियरेस्ट जो अंडर पीएस जुरिडिक्शन है, जिस जुरिडिक्शन में वो रहता है, उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है। एक फॉर्म भी इसके बदौलत बनाया गया है। तो पुलिस के पास सूचना दिया जाता है। और रही बात अकाउंट खोलने की, तो पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक, वो लोग क्या करते हैं कि उनका अकाउंट खुलवा लेते हैं। मेरे पास भी ऐसा केस है कि 58 GB हम फ्री सिम देंगे, अकाउंट खुलवा लिया, पता चला कि उसका अकाउंट में 7 लाख 7 लाख और 8 लाख मोर 8 लाख रुपीज उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। और उसी अकाउंट से जो पैसा क्रेडिट हुआ है, फिर जहां डेबिट हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी खरीदा गया है, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। और जो क्रिप्टो करेंसी खरीदा है, परचेज किया है, वो विक्टिम का ही जो आधार कार्ड है वो दिया है। तो मैंने उसको 160 में नोटिस किया, बुलाया कि भाई तुम आप ऐसे क्यों क्रिप्टो करेंसी बेच रहे हो, क्या आपके पास डिटेल्स है? उन्होंने बोला कि सर हम तो आधार कार्ड हमको डिटेल्स दिया एज पर RBI रूल्स, तो हमारे पास तो यही है। तो मैंने देखा कि उस विक्टिम का ही आधार कार्ड और एक आधार कार्ड उन्होंने दिया है। तो हमको कुछ भी विदाउट मदर लैब दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। तो जो जहां फ्री है वही रिस्क है। हम किसी को अपना आधार कार्ड या अपना आइडेंटिटी, कुछ भी फोटो, कुछ भी शेयर न करें। यही जागरूकता है, यही अवेयरनेस है। और किसी को भी कुछ देने से पहले उसको हम जब तक जानते नहीं है, ये आम पब्लिक के लिए पुलिस वाले जो ऑफिसर हैं वो जानते हैं सब कुछ, तो हम ये सब डिटेल्स जांच बिना जाने पहचाने, जांच पड़ताल के बगैर हम न दें। और हमारे यहाँ ऐसा बहुत सारा केसेज मिल रहा है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ पांडे जी, एक मिनट। मिस्टर पांडे जी, आप कोलकाता থেকে আমি আপনাকে বলছি। हाँ बोलूं सुनছি बोलूं। हाँ, मुझे ये कहना था कि हर दिन जो है हम लोग अकाउंट चेक करते हैं, अकाउंट में अगर एक्सेस पैसा आ जाए तो हमें अंदर सस्पिशन नहीं होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ, तो फिर हम कंप्लेन करेंगे ना बैंक में जाके। एकदम हम करेंगे। तो यदि UPI ट्रांजैक्शन हुआ है या IMPS हुआ है,
तो बैंक दे सकता है, या NCPI 30 डेज तक उसका रहता है, उनके पास डेटा रहता है, वो दे सकते हैं। तो हम बैंक में लिखित कंप्लेन करेंगे, पुलिस का पास भी करेंगे कि ये सोर्स मनी है, कहाँ से आया है। हाँ, ये पुलिस के पास तो कंप्लेन कर सकते हैं, होता भी है, मेरे पास तो बहुत सारे कंप्लेन ऐसे आते हैं। मतलब केवल पैसा जाए नहीं, पैसा अगर आया है तो भी पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए। हाँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपके पास में अचानक ये पैसा कहाँ से आया है या नहीं सर, दो तरह से आता है। बाई मिस्टेकली, जैसे मिस्टेक से हो जाता है, जैसे गूगल पे नंबर, हम गूगल पे फोन पे कर रहे हैं, एक डिजिट मिस हो गया तो चला जाता है ऐसे, और एक ऐसे भी आता है जो फ्रॉड का है। ये तो दोनों में भी हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे, पहले अपने बचने के लिए। ये पैसा जिस अकाउंट से आया है उस अकाउंट में रिफंड दिया जाए, बैंक को देंगे और रिसीव करा लेंगे। तो बैंक अपना जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है बैंक कर ही सकते हैं, उनको ऑथराइज है, वो कर सकते हैं। जी सुशील जी कंटिन्यू कर रहे थे, कुछ आप इस पे ऐड कर रहे हैं। पहली चीज, जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे जब भी कोई भी क्राइम होता तो उसमें साइबर का अपराध केवल 3 ही कारणों से हो रहा है। हम क्यों फंसते हैं? लालच में, आलस में, और क्या कहते हैं, डर के कारण। पूरे अपराध का 3 ही सोर्स है, चौथा कोई सोर्स नहीं। अब जैसे कोई आता है मकान मालिक के पास, उसका वो हर आदमी ये सोचता है हमारा मकान एक दिन भी खाली ना हो, आज से किराया मिलने लगे। एकदम बिल्कुल सही। आया जो साइबर अपराधी उसको मुंह मांगा कीमत दे रहे हैं। छोटा, हम लोग मुंबई में टेलीग्राम का एक केस पकड़े थे। वो दुकान लगातार 1.5 महीने से बदल के, आज लिए, कल लिए, परसों लिए, ऐसे करते थे। हर बार कंपनी खोलते थे, उस पर अकाउंट खुलवाते थे करंट के, और वो उसको करते थे। वो लोग दे रहे थे, उसमें पैसा अच्छा दे रहे थे। वो पता लगा 15 दिन का उनको मिल गया 20,000 रुपए, और फिर तुरंत उन्होंने दूसरे को उठा दिया, फिर तीसरे को उठा दिया। पहली चीज ये हो गई, वो लालच करते हैं। दूसरी चीज, आलस से वो नजदीकी पुलिस स्टेशन तक नहीं जाते कि भैया हमारे यहाँ ये किराएदार आया, ये इस तरह की कंपनी खुली हुई है, जिसकी पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर ले। और डॉक्यूमेंट लेने के नाम पर सब जीरो है, सिर्फ पैसा उनको पहले चाहिए। डॉक्यूमेंट आता रहेगा, 3 महीने 4 महीने बाद दे देगा। वो कहेगा सर हम दे देंगे आपको डॉक्यूमेंट अपने। सुशील जी, मैं यहाँ पे एक और ऐसा भी हो रहा है जो मेरे दिमाग में, जो मेरे पास सुनने को मिला है, कि ये जो लोग होते हैं ये केवल 2 से 3 महीने तक ही किराए पे रहते हैं, किराया तो उठा लेते हैं। केवल इनका काम होता है कि हमें वो एग्रीमेंट मिल जाए और जाकर के हम बैंक पे अकाउंट खोले। 3 महीने 4 महीने के बाद वो मकान खाली कर देते हैं। सर 15 दिन 15 दिन में ही 15 दिन में हम लोगों ने, जो मुंबई मीरा थाने में हम लोगों ने अरेस्टिंग की थी, उन लोगों ने उस एरिया में कम से कम 20 दुकानें लेके रखी होंगी, मात्र 15 दिन। अच्छा। और फिर रिपीट कर रहे थे उसको, और उसमें हम लोगों ने देखा कि उन लोग का एक एक कागज सही था। बैंक में क्रेडिट, जिस नाम की कंपनी बनती थी उसका महाराष्ट्र सरकार से बाकायदा अप्रूवल, उसकी GST उसकी, और फिर करेंट अकाउंट। और वो लोग राजस्थान के अलवर से आते थे, जो खाता धारक होते थे, अलवर से उनका सेविंग अकाउंट ऑपरेट होता था। फिर वो आते थे यहाँ, बाकायदा उसे करते थे। उनके 3 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा था। हालांकि अंत में ये भी दुबई का ही निकला कनेक्शन, वो लोग दुबई में ही थे। तो ज्यादा आगे हम लोग नहीं बढ़ पाए। जो पैसा जा रहा था सीधे दुबई जा रहा था। वो लोग क्या कर रहे हैं, दुबई तो पैसा जाता है यहाँ अलग अलग अकाउंटों से, लेकिन वो वहां से उसको व्हाइट मनी करके भेज रहे हैं भारत में। के लिए ट्रेस नहीं हो पाता, वहां वो कैश कर ले रहे हैं पैसे को, फिर भेज रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। समस्या ये हो रही है। 15-15 दिन का दे दे रहे हैं, 50-50 हजार, 60-60 हजार रुपए, जिसकी कीमत 10 से 15 हजार रुपए भी महीने की नहीं होगी। जी जी। तो बहुत सारी जानकारियां इस बीच में हमारे प्लेटफॉर्म पे आज शेयर हुई है। और अभी तक कहा जाए कि एक प्रकार से हम लोग थ्योरेटिकल बातें ज्यादा कर रहे थे अभी तक 8 एपिसोड में, डॉक्टर सान्याल जी आप सबका, लेकिन पहली बार ग्राउंड की बातें, प्रैक्टिकली बातें हुई। जो इन्वेस्टिगेटर हैं, रियल फील्ड पे जो जा रहे हैं, उनसे हमने आज बहुत सारी बातें समझी और सीखी। और ये इस प्लेटफॉर्म की मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। साहब आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज हमारे प्लेटफॉर्म में आकर के आप लोगों ने प्रैक्टिकली बातें रखी हैं और एक बड़े साधारण शब्दों में समझाया गया है। और शायद इस प्लेटफॉर्म से लोगों को समझ में आएगा कि उन्हें प्रिकॉशन लेने की कितनी आवश्यकता है। और पुलिस वाले हैं, सारे पुलिस वालों, सारे ऑफिस तरफ से मैं एक ही बात बोलूंगा, ये पुलिस वाले बेचारे हर बार रोड पे खड़े होकर के आपसे गुजारिश करते रहते हैं, भाई हेलमेट पहन लो, भाई हेलमेट पहन लो। मगर हमारी जनता है ना,
वो हेलमेट नहीं पहनती। जब इनको देखती कि इनके हाथ में वो कागज और पेन रखा हुआ चालान, आजकल तो खैर वो मोबाइल वाला भी आ गया है, तो आज चौराहे पर 2 लोगों के चालान कट गए हैं तो पीछे आने वाला वो हेलमेट लगा लेता है, और हमारे यहाँ तो बहस भी चालू हो जाती है, पता नहीं साहब आप लोग क्या होती होगी कि नहीं होती होगी यहाँ, बस भाई बस अगले मोड़ पे तो मुड़ना था इसलिए हेलमेट निकाल दिया था, डिक्की के पीछे रखा हुआ है। तो खैर ये नजारा हर जगह होता है, लेकिन देखिए भाई अभी तक तो हेलमेट का सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, आप गिरते सर फूटता, और शायद हर बड़े शहर में अच्छे अच्छे न्यूरो सर्जन हैं, 4-5 लाख रुपए में आपका इलाज हो जाता, फिर चलने लगते। लेकिन यहाँ तो बात अगर इस जगह पे पहुंचेंगे ना तो देख लीजिए पैसा जाएगा तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि कनेक्शन दुबई का बता रहे हैं, और भारत इतना बड़ा नहीं हुआ है कि एक तो पुलिस वाला यहाँ से दुबई जाए और फिर वहां से मुजरिम को पकड़ के वापस आए। तो शायद हमारी सरकार इतना सहयोग फाइनेंशियली हमारे पुलिस वालों को नहीं करेगी, इंटर स्टेट एक बार चल जाता है। सही कह रहा हूँ सर आप लोग को मैं ना सुशील जी कि इंटर स्टेट सर सही है, लेकिन सर एक्चुअली मतलब सपोर्ट की बात जो भी है, साइबर क्रिमिनल अगर मान लीजिए उनका निवेश 1 लाख रुपए, अगर वो 1 करोड़ उस निवेश से कमा ले रहे हैं तो उस 1 लाख को खत्म कर देते हैं, उसको रखना नहीं है भाई। हमें कोर्ट में एविडेंस भी देने हैं उनके अगेंस्ट, तो एविडेंस ही खत्म कर देते हैं। अरेस्टिंग ढूंढ पाना ही मुश्किल ना हमारे पास। एक्चुअली मैं फिरोज जी का करूंगा, इन्होंने 500 से ज्यादा साइबर क्रिमिनल को जेल भेजे हैं 10 साल में, तो पर ईयर 50 प्लस है इनका, हमारी साथ है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जितने भी पकड़े जा रहे हैं पता चल रहा है एविडेंस कलेक्शन सबसे कम है, और वो 1 लाख रुपया निवेश कर रहे हैं और 1 करोड़ कमा रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी उसको भी खत्म करते हैं, एविडेंस को भी बहुत जल्दी खत्म करते हैं। और बिना चेहरे के पकड़ना किसी को बहुत मुश्किल है, मेन अपराधियों तक। बहुत अमूमन क्या होता है कि हम चले गए किसी खाता धारक के पास, उसके घर एक्चुअली असम और हमारे यूपी में जो यूज हो रहे ज्यादातर खाते, असम, बंगाल और ये बिहार और इधर आपका उड़ीसा, इस एरिया को वो बहुत गरीब मतलब उनके खाते, लेबर तबके के खातों को यूज किया जा रहा है। अब उनको क्या करेगा आदमी, हम मेन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका यही है कि लोग इस बात स्वयं से सतर्क रहे। बिल्कुल सुशील जी, बिल्कुल इस बात से सहमत हो रहा हूँ कि जो जितना मैं इसको स्टडी कर पाया हूँ अभी तक में, वो ये हो रहा है कि हम गरीब, ये जो लोग होते हैं गरीब तबके को पकड़ते हैं, लेबर क्लास को पकड़ते हैं जी, जो बिल्कुल पुअर होंगे, नौकरी करने वाले होंगे, या यहाँ से जाकर के किसी भट्टे पे काम करते हैं, नहर खुदाई में काम कर रहे हैं, मनरेगा में काम कर रहे हैं, इन लोगों के लेते हैं। एक बात और अभी मेरे दिमाग में आ गई है साहब, आजकल ना वो गली गली पे वो एक तो क्योंकि लगा लेते हैं और उसमें मोबाइल की सिम बेचना चालू होता है, और मार्केट से काफी सस्ते रेट पे सिम बेचे जाते हैं। सर आप लोग भी बीच बीच में देखे होंगे, और मेरे ख्याल से यहाँ ही छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि आपके शहर में भी होगा। और 50 रुपए का सिम ले लीजिए, 30 रुपए का सिम ले लीजिए, और जस्ट आपको आधार कार्ड देना होता है, और आधार कार्ड को स्कैन करते हैं और आपका सिम मात्र कुछ मिनट में एक्टिवेट हो जाता है। फिरोज जी मुस्कुरा के बोल रहे हैं। जी फिरोज साहब। सर ये शशि सर बैठे हुए हैं, हम लोगों ने पकड़ा था 5000 सिम प्री एक्टिवेटेड यहीं लखनऊ में। जी। वो करते क्या थे कि आप आए सिम लेने कनोपी पे उनके, आपने अंगूठा लगाया, सिम हो गया, बस उन्होंने कहा कि आपका तो अंगूठा हिल गया, फिर लगाइए। दोबारा दूसरा सिम हो गया, एक आपको दिया, एक खुद रखा, एक आपको दिया, एक खुद रखा। फिर वो सिम मांगे दामों में बिकेगा ना, अगर इधर उन्होंने घाटा सहा है तो उधर मुंह मांगा दाम ले रहे हैं ना। वो जामताड़ा जाएगा, वो भरतपुर जाएगा, वो मेवात जाएगा सिम, तो वो सिम यहाँ 20 रुपए का था, वहां 1000 का हो गया। तो सिम तो ये है ना सर, हालांकि इस पे ट्राई बहुत सख्त है, अब तो ये काफी कम हो गया है। जी नहीं पर ये ठीक है, ट्राई में तो आ गया, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आधार कार्ड से जो ये पांडे जी डिस्कस कर रहे थे, अभी क्या हो गया है कि जो रोड किनारे जो आप बता रहे हैं टेंट लगा के बैठे हैं, ये सिम अभी भी सिम बेच रहे हैं, और सिम अब आधार कार्ड पे ही मिलता है। ठीक है, क्या आधार कार्ड जिस तरह अभी पांडे जी ने जिक्र किया, पांडे जी का पहुंचता हूं मैं, क्या ये आधार कार्ड के माध्यम से भी पैसे निकाले जा सकते हैं पांडे जी? नहीं, अभी जो गेटवे है अभी 1-1.5 साल से मेरे नॉलेज में है कि बना है आधार टू आधार पेमेंट, जो इसको टोटल ही NPCI कंट्रोल करती है। जो पेमेंट सेटलमेंट है वो
टोटली जो रिकॉर्ड रहता है उनके पास रहता है। तो ऐसे केसेज मेरे यहाँ बहुत आ रही है कि आधार टू आधार, और पैसा रिफंड भी हो रहे हैं, क्योंकि आरबीआई रूल्स के अनुसार यदि कस्टमर एंड से कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो रिफंड आ जाते हैं, पैसा मिल भी जाता है। मैंने दिलवाया है बहुत जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय और हमारे यहाँ पकड़े भी गए हैं, हमारे साइबर पीएस पकड़ा भी है इन लोगों को बिहार से। जो सीएसपी जो अभी सर बता रहे थे कि एक कस्टमर सर्विस पॉइंट खुद बन जाते हैं, या कोई बैंक, देखिए कोई ना कोई ट्रांजैक्शन में तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा ही, तो उसके मार्फत से पकड़ाया था और लैपटॉप भी सीज हुआ था। और पुलिस के पास सबसे बड़ी चैलेंज है कि जो अभी आप डिस्कस किए थे कि जो खाताधारक है वो गरीब है, यदि हम उसको नहीं पकड़ते हैं, नहीं नोटिस देते हैं, उसको हम नहीं लाते हैं एविडेंस में, तो चैनल नहीं बनता है, मेरा नहीं बनता सर, नहीं बनता है, ठीक है ना, सबसे बड़ी। और उसको हम उसके पास पहुंचते पहुंचते मैंने जामताड़ा से खुद पकड़ा है, और खुद पकड़ा है, पकड़ के फोन करते हुए पकड़ा है मैंने, और 6-6 7-7 को पकड़ा एक साथ। और मैं 10-12 साल से इसमें जॉब में हूँ साइबर में, तो मैंने देखा है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको उन लोगों का पता चल जाता है कि पुलिस हमको खोज रही है। तब तक सिम यूज हुआ है, आपको क्या क्या एविडेंस मिलाना है, खाताधारक का खाता, सिम और मोबाइल डिवाइस, इसमें तो यही मिलेगा। वो तीनों यदि नहीं मिलेगा तो आप जानते हुए भी कोर्ट को एडमिसेबल आपका एविडेंस नहीं होगा, वो आपका इलीगल डिटेक्शन हो जाएगा। तो पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है कि जामताड़ा में यदि आप जाएंगे तो जामताड़ा में हर घर में यही काम हो रहा है, आपको बगल वाला नहीं बताएगा ना। अब देखिए एक एरिया 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर में है, तो बगल वाले से किसी से पूछेंगे भाई इसका घर ये है, वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो भी वही काम कर रहा है। तो पुलिस के आउटसाइडर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस के हेल्प मिलते हुए लोकल पुलिस को हम बहुत सारे केसेस तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसका कारण यही है जो अभी शिशिर साहब बता रहे थे। सर चैलेंज तो हमेशा यही रहा है साइबर में, किसी का चैलेंज तो हमेशा यही रहा है ना। हाँ, साइबर में किसी का चेहरा नहीं है, हमें वो सिम चाहिए, वो एटीएम कार्ड चाहिए, वो मोबाइल चाहिए। एकदम, जब तक नहीं मिलता हम कैसे प्रूव करेंगे कोर्ट में, कैसे प्रूव करेंगे? वो देखिए उसके पास पैसा है, उस मिस यूज करने के लिए बहुत सारा पैसा है, ठगी का पैसा है, हार्ड मनी गरीब का है, वो पैसा खर्चा करेगा, वकील रखेगा 10, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, सीजर नहीं है, जब्ती नहीं है, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? वहां तक पहुंचते पहुंचते आपका एविडेंस, तब तक आप 10-12 दिन लग जाएंगे, तब तक वो सिम बदल लेगा। और जो बायोमेट्रिक वाला है, अभी डिस्कस कर रहे थे, एक बार अंगूठा लगाओ, 2 बार लगाओ, नहीं हुआ सिम, ये तो बहुत सारे ऐसे केसेज में मिलेंगे, सब केसेज मिलेंगे। यही बात अभी शिशिर साहब ने कहा कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है, 1 करोड़ कमाता है, फिर उस 1 लाख को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो 10 लाख रुपया खर्चा करेगा, लीगल एडवाइजर लेगा और लड़ेगा आपके विरुद्ध, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप हार जाएंगे वहां पर, बिल्कुल छूट जाएगा। तो सबसे बड़ी चैलेंज है इसमें सर मैं एक बोलना चाहूंगा कि पब्लिक अवेयरनेस कम है। यदि पब्लिक जागरूक हो तो फ्रॉड से बचा जा सकता है। पुलिस कुछ भी करे, कम कर सकता है अपराध को, लेकिन खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक पुलिस खत्म करेगी तब तक दूसरा अपराध आ जाएगा। तो पब्लिक अवेयरनेस, वो जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, बोलूंगा कि आप किसी को भी कोई डिटेल्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई फिशिंग वेबसाइट पे जा रहे हैं, कोई कॉल आ रहा है, आप पुलिस की लोकल पुलिस को मदद लीजिए, पुलिस आपको इंक्वायरी करके बता देगी। बहुत बढ़िया बात है। लालच, आलस और क्या कहा था शिशिर सर? डर। ये 3 का तीसरा शब्द जोड़ा है, राइट। डर का ये है कि वो आपका वीडियो। सुशील जी, हम लोग 2 बातें करते तभी तक प्लेटफॉर्म में लालच और डर के कारण हो रहा है क्राइम, आपने एक और जोड़ दिया है आलस भी, तो ठीक है। लोग मैं इसका बताऊंगा अच्छा एग्जाम्पल कि मैं भी, हमारे पास एक फोन आता है कि भाई साहब हम फेसबुक पर जुड़ते हैं, फेसबुक से एक फर्जी आईडी से आता है कि फिरोज जी का एक्सीडेंट हो गया है, मैं फिरोज बोल रहा हूँ, मेरे घर में बहुत ज्यादा समस्या आ गई, मुझे 10,000 रुपए दे दो। एकदम सही बात। अब हमारे पास आलस है, मैं फिरोज जी को फोन नहीं करना, मुझे पैसे दे देना है। बैंक से कॉल आती है बैंक मैनेजर की, आपका खाता बंद हो रहा है, आप ये कर दो, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। हमें बैंक नहीं जाना है, हमें तुरंत काम करना, अरे कौन जाए, हमें कोई भी इंक्वायरी करनी। यहाँ तक कि हमने देखा है कि लोगों की जेब में एटीएम कार्ड पड़ा होता है, उससे वो टोल फ्री नंबर नहीं मिलाते हैं, अगर वो नहीं लगता तो तीसरी बार ट्राई नहीं करना चाहते, तुरंत गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि SBI मतलब किसी भी बैंक का हेल्पलाइन नंबर।
आलस से है ये लोगों का। अगर आप हम लोग इसको हमेशा बताते रहते हैं, डरो मत, लालच मत करो और कभी आलस मत करो इन सब मामलों में। अगर आप 2 बार नहीं लगा, 3 बार नहीं लगा, 5 बार नहीं लगा, नहीं तो आप बैंक चले जाओ, हेल्पलाइन एक नंबर बात बैंक है। की कुछ बात ये भी है कि जो टोल फ्री नंबर 100 वाले जो नंबर या 1800 के जो नंबर टोल फ्री के होते हैं, ये कई बार लगते भी नहीं है। पिछले कुछ समय से ये शायद कई बैंक के वो भी नहीं है, एक्टिवेशन पे नहीं होते हैं। बाद में दूसरे नंबर से फोन किया गया, उन्हीं के पूछा गया तो बताते हैं कि हाँ वो नंबर बंद हो गया। तो कुछ लापरवाही तो बैंकों की भी है इसमें। लेकिन मैं जो एक बात जो आपने उसकी कही है कि हॉस्पिटल में एडमिट है या एक्सीडेंट हो गया है और पैसा मांग रहा है सामने वाला, गड़बड़ी कहाँ कर रहे हैं लोग कि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखाते हैं। अगर वो एक बार मोबाइल के नंबर चेक करे, क्या वही नंबर है पहला, दूसरा कॉल उनके पास या तो व्हाट्सएप से आता है। तो आजकल ऐसे ऐप हैं जो मेरे नाम से फोन किया जा सकता है थ्रू व्हाट्सएप पे, मगर मेरे नंबर से फोन नहीं आएगा, नंबर मेरा नहीं होगा, मेरा नाम हो सकता है। तो यहाँ पे लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इसको नहीं देखते। तीसरा, अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है कि मेरे से 20,000 या 25,000 या 1,500, चलो ठीक है 20,000 मांग दे, तो क्या आपने उस व्यक्ति को रिपीट कॉल किया क्या, यार तू पैसा क्यों मांगा करके? सुन करके फोन काटो, कॉल बैक कर लो। इतनी सी अवेयरनेस लोगों को होना चाहिए। जो भी आप आलस की बात कर रहे थे, मैं आलस को ऐसे भी ले रहा हूँ, क्योंकि एक फोरम में, एक प्लेटफॉर्म में ये भी हो चुका है। और फेसबुक और इसके माध्यम से तो पता नहीं कितने बार लोगों को मैसेज आता रहता है। अभी हमारे मित्र हैं, आज नहीं आ पाए हैं, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं, और कई बार बातें होती, वो बीच में अमेरिका चले गए, 2 बार अमेरिका गए जब वो, दोनों बार उनकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई और उससे पैसा मांगना चालू कर दिए लोगों ने। अब अपन सामने यहाँ एक्चुअली मैं यहाँ एक चीज और ऐड करूंगा, जैसे हम कहीं टूर जाते हैं या कहीं मतलब स्पेशली बिजनेस टूर पे जाते हैं या घूमने जाते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार अपनी फोटो को तुरंत जाते ही शुरू किए, या अपने यहाँ 10 किलोमीटर आगे पहुंचे, शनिदेव मंदिर दर्शन किए, तुरंत हमने पिक डाला कि हम रास्ते में जा रहे थे, शनिदेव जी का मंदिर पड़ा, अब हम यहाँ जो है दर्शन कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते 20 किलोमीटर 30 किलो हम डालते रह रहे। साइबर अपराधी क्या हो रहा है उस पर ध्यान रखते हैं। उन्होंने आपकी तुरंत एक फर्जी आईडी बनाई और सीधे आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग, उनको बताया यार भाई मैं शनिदेव मंदिर से आगे बढ़ा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। हम अपनी जो पल पल की चीजें, जो प्लेटफॉर्म, क्योंकि उनके पास वही काम है। बिल्कुल, जैसे हमारा सैलरी पैकेज जो भी है, हमें काम करना साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए काम करना, वैसे उनका काम है पैसे कमाने के लिए मॉनिटरिंग करना है। हर तरह के ट्रेंड में वो उसी में व्यस्त है। जैसे जो कुछ है जो केवल सोशल मीडिया ही देख रहे हैं कि किसको टारगेट करना है। वो जैसे शनिदेव के आगे बढ़े, बस तुरंत उन्होंने 10 लोगों को जोड़ा, भाई मैं शनिदेव के आगे बढ़ा ही था कि मेरा जो है एक्सीडेंट हो गया। और आप इसमें मजेदार बात यह है कि उसके पहले कितने लोगों ने लाइक किया, उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि वो देख चुके होते हैं। बिल्कुल सही। आपको फॉलो करते रहते हैं लगातार कि आपको फॉलो करने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग आपको बराबर कमेंट कर रहे हैं, उन्हीं को टारगेट भी करते हैं। हाँ, नहीं, जितने लोगों ने, सर एक चीज देखने को आई, उस शनिदेव मंदिर से उस बीच की दूरी में जितने लोगों ने कमेंट किया, उन्हीं लोगों के पास मैसेज डिलीवर्ड हुआ। अच्छा, ऐसा क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाह रहे हैं सर। वो कितने लोगों ने देखा कि आप शनिदेव मंदिर पहुंचे हैं। अच्छा, उतने ही लोगों को करते हैं, राइट, उतने ही लोगों को कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इसलिए भी कहना चाहूंगा कि कभी भी ऐसा ना करें। हम लोग सोशल मीडिया की दुनिया में अपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं। कहानियां बहुत आती हैं व्हाट्सएप फेसबुक पर कि हम अपने बाबा को समय नहीं दे रहे हैं, अपने पड़ोस वाले से नमस्ते नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनजान 5,000 लोगों से हम पर डे सुबह गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक समस्या की चीजें हैं, तो इसको भी देखना होगा साथ साथ। करना चाहूंगा, मुझे एक घटना याद आती है कि किसी ने सोशल मीडिया पे डाला कि मैं सपरिवार जा रहा हूं जम्मू। चोरों ने उनका घर खाली कर दिया। नहीं, वो वाला वो उसमें वो जम्मू से उन्होंने पोस्ट किया, एट दिस टाइम, मतलब मैं जम्मू में हूँ और मैं माता जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ। वो ऊपर पहुंचे ही नहीं थे कि चोरी हो गई। यहाँ पे मैं केस बताना चाहती हूँ दोनों को। पांडे जी हमारे बैरकपुर के हैं नहीं इसमें, कि अभी पूजा आ रहा है, दशहरा आ रहा है। कुछ दिन पहले जो है ये कहा गया कि सिद्धि विनायक कह रहे हैं भगवान को भी नहीं छोड़ा है। सिद्धि विनायक कलकत्ते की एक लड़की
कह रहे हैं आप लोग कुछ लोग थे जिनको को माँ बाप कोई बीमार थे तो वो पूजा चढ़ाना चाह रहे थे, हो सकता है वो दिल्ली में बैठे हैं, सिद्धि विनायक वहां तक नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने कहा तो ये ऑनलाइन आ गया कि हम आपका पूजा चढ़ा देंगे, आप 3,000 रुपए जमा करिए इस पोर्टल पे। और लेटर पांडे जी जानेंगे कि वो लड़की पकड़ी गई, शी वाज फ्रॉम कोलकाता। वो जो है इस तरह से पैसे इकट्ठे कर रही थी दिखाने के लिए कि हम आपका पूजा कर दे रहे हैं। तो आज तो ये हो गया है कि भगवान को भी नहीं लोग छोड़ रहे हैं, उनके नाम पे भी जो है इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तो आपने जो बताया ना, मैं कह रही हूँ, आपने लालच बताया, आलस बताया, और मैं तीसरा जोड़ रही हूँ, इग्नोरेंस। बुजुर्ग लोग कहिए, बच्चे कहिए, घर के औरतें कहिए, इग्नोरेंट है, और इग्नोरेंस में वो फंसते जा रहे हैं। मैं एक प्रश्न फिरोजी, क्योंकि मैं लखनऊ के प्रिजन्स के ये पूरे यूपी में पहले जेल ऑफिसर्स उसमें लेक्चरर थी दिल्ली आने के पहले। आप जब जेल के अंदर इनको भरते हैं फिरोजी, थोड़ा स्पेसिफिकली बताइए कि आप घूम के जाके देखते हैं जेल में ये लोग क्या कर रहे हैं। उस दिन पोर्टल में एक रितिन नाम का लड़का था, उसने कहा कि इन लोग को जेल में, दिल्ली के जेल में पकड़े जाते हैं, डाल देते हैं। वहां पे हमारे डॉक्टर गोस्वामी भी थे। मैंने ये प्रश्न की थी एज ए क्रिमिनोलॉजिस्ट, क्योंकि मैंने बहुत प्रिजनर्स की स्टडी की है। वो लोग जब आप उनको जेल में डालते हैं एज अंडर ट्रायल्स, वो आपके यहाँ रहते हैं, आप कभी देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो कुछ नहीं करते और भी सीखते हैं द बेटर वेज ऑफ डूइंग द थिंग। मानेंगे आप फिरोजी? क्योंकि वहां पर इस समय रिहैबिलिटेशन नहीं हो रहा उनको कोई डाइवर्जन नहीं हो रहा, उनको कोई काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं कि भैया ये तुम गलत काम कर रहे हो, अपने को सुधारो। ये तो यंग पीपल हैं, 35 मैक्सिमम एज होगा। इनको तो आपने डाल दिया, आपने अरेस्ट करके डाल दिया, जेल वाले भी डाल दिए, किंतु ये लोग वहां पे, प्रिजन हैज नाउ बिकम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग मोर साइबर क्राइम्स। ये आप लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना? ऑफ कोर्स मैम, ऐसे केसेस आते हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट दोबारा और लोगों को वो जोड़ ले रहे हैं। हाँ, ऐसा केस आता है मैम, और भी सीख रहे हैं। और अच्छे तरीके से वो जब जेल से बाहर आते हैं तो और अच्छे तरीके से इसे शुरू कर रहे हैं। ऐसे हाँ। ऐसी चीजें सुनने वो होता है, लेकिन वहां जाने के बाद वो इतनी चीजें और सीख के आ रहे हैं जो और भी चैलेंज को क्रिएट कर रहा है मैम। हाँ हाँ, ये उनके अंदर डर नहीं है, वो और सीख रहे हैं और मोबिलाइज हो रहे हैं, और उनको पता है कि उनका पैसा बैंक अकाउंट में रखा हुआ है। चलिए तो बिल्कुल मैडम, अब आज अपन इस सभा को मैं यहीं पे विराम करने की अनुमति लूंगा आप लोग से। 9:15 बज रहा है और आगे भी बैठेंगे। और सर, हम तो ये कहेंगे कि हमने इस बार आप लोग के साथ में रूबरू पहली बार हुए, और कुछ केसेस को लेकर के बड़ा अच्छी रोचक जानकारी हमें आई, इंटरेस्टिंग जानकारी आई, बहुत कुछ चीजें हमने समझी है। और निश्चित से मेरे जितने भी ऑडियंस हैं जो आज अभी लाइव में हैं, वो भी, जो फेसबुक में देख रहे हैं वो भी, जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो भी, और जब तक ये हफ्ते 10 दिन में और भी रिव्यू आ जाएंगे, मैं आप लोग से निवेदन करूंगा सर, आप लोग उस ग्रुप में शामिल हैं। पांडे जी, मस्तक पर दस्तक करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। हाँ, उसमें फिरोज जी और सुशील जी ज्वाइन हो चुके हैं। इसमें वो सारी हस्तियां हैं, पुलिस, सारे बड़े ऑफिसर्स पुलिस के हैं, लॉ प्रोफेशनल भी हैं। ना फिरोज सर तो 500 से और पकड़े हैं, वो तो माने वो गुरु हैं हमारे लिए, ठीक है ना? बहुत सारे केसेस पकड़े। मैंने ये कहा है, दर्शन को आ रहा हूँ पांडे जी, मैंने ग्रुप बना रखा है। मैं चाहूंगा कि जो भी केसेस, फिरोज भाई, जो भी केसेस कुछ ऐसे होते हैं कि लगता है कि इसको इस फोरम में पब्लिक अवेयरनेस की डिस्कस करना चाहिए, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप उसमें डाल दें, ताकि हम उस केस के पूरा होने के बाद अगले उस फोरम में हम आपके साथ बैठ के पब्लिक के लिए बता सकें कि इस तरह के केसेस आए थे और ये ऐसे सॉल्व हो रहे हैं। तो क्योंकि आप लोग के पास बढ़िया बढ़ रहा है, तो मैं आप लोग को आगे भी आमंत्रित करूंगा, और आप मेरा इंतजार न करें, ग्रुप पे डालते जाए, ताकि हम एक बढ़िया क्या बोला जाए, प्लेटफॉर्म बना सके, बढ़िया टॉपिक ला सके, ताकि लोगों को फायदा हो सके। आप हमें जोड़ दे दें, लिंक दे दें या जोड़ दे हमें, नंबर मेरा मैं ग्रुप का लिंक भेज दूंगा सर अभी आपको, और जोड़ भी दूंगा। और रहे ये कि और भी जो कलीग्स हैं हमारे,
जहां जहां इंटरेक्ट होना है उन्हें भी आप फॉरवर्ड करें, खास करके पुलिस वाले लोग हैं और भी जो इसके साइबर के एक्सपर्ट हैं वो जरूर आकर जुड़ जाएं। हम अब इस मुहिम को नहीं रोकेंगे। सॉरी फिब्रा मैडम, मैं इसको अपन सोच रहे थे, मैं ही बोलता था कि मैडम इसको रोका जाए और नए टॉपिक चालू करने, पर मुझे ऐसा लगता है आज सत्यनारायण पांडे जी को और फिरोज जी को देख करके, सुशील जी को देख के लग रहा है कि नहीं, अब ये रोकने का सवाल नहीं है। वो बड़े बड़े साहब लोग को सुन रहे थे तो लगता था कि नहीं यार बस यही से टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोग के माध्यम से नए टॉपिक मिल रहे हैं। तो सर आप लोग का बहुत बहुत मैं तहे मतलब सही बात बोल रहा हूँ कि मुझे शब्द नहीं है बोलने के लिए कि जो आज मैंने आप लोगों से पाया है, तो ये एक्सपीरियंसेस बहुत काम आएंगे। और जो कुछ भी है उसको मैं एक आर्टिकल के रूप में भी अब लिखने की कोशिश करूंगा छोटा सा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और यहाँ पे शबीर जी आपका भी धन्यवाद है, अरिफुल जी भी आए हैं, कहाँ से हैं पता नहीं है पर अभिनंदन है आप सुनने आए। राजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली, बढ़िया लगा आप सबके साथ में जुड़ करके। अगले विषय मैं उस ग्रुप में फिर डालूंगा और उम्मीद करूंगा आप लोग अपनी विचार हमें जरूर भेजेंगे। और अगला प्रोग्राम मैं शुभ्रा सान्याल जी से डिस्कस भी कर रहा हूं कि अब हम थोड़ा सा फैमिलियों की ओर भी चलना चाहेंगे। मैडम मेरी लगातार जिज्ञासा थी, उत्सुकता रही कि थोड़ा सा इसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाए। कहीं ना कहीं ये जो आलसपन आ रहा है और जो आप बात कर रहे हैं इग्नोरेंस की, निग्लिजेंसी की, ये कहीं ना कहीं हम परिवार के साथ में समय कम दे पा रहे हैं। शायद इसका भी एक कारण है आज का समय, जैसे भी किसी समय सुशील भाई ने कहा कि फेसबुक पे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन वाकई चौराहे में खड़े हो जाएं तो अब दो भी नहीं मिलते हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों के बीच में बैठना चालू करेंगे तो ये लापरवाही नहीं हो पाएगी। थोड़ा बहुत समय मोबाइल से हटा करके हमें अपने गली मोहल्ले चौराहे में बैठना होगा, चौपाल पे बैठना होगा, ठेले और नुक्कड़ पे बैठना होगा, ताकि ऐसी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ये प्रॉब्लम तब आती जब हम अकेले होते, जो मेरा अपना मानना है, जो मैं जितने भी समझा, आदमी हाइजेक, आदमी सम्मोहित तभी होता है जब वो अकेला होता है। और जो लोग भी विक्टिम हुए हैं थोड़ा इस बात को समझ रहे होंगे, अक्सर अकेलेपन का फायदा, अगर वो बहुत बोलचाल वाला है, चार दोस्तों के बीच में खड़ा है ना, तो उसके साथ प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दूसरा वाला बंदा उसको टिकता, रुक जा यार अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये समझने का है, तो थोड़ा सा दोस्ती को पब्लिक तक ला लें। और हम परिवार के ऊपर भी बात करेंगे, फैमिली के रिलेशन के ऊपर बात करेंगे, पेरेंटिंग की बात करेंगे आने वाले समय में। और धीरे धीरे पुलिस के साइबर के पास भी बैठे रहेंगे, क्योंकि पेरेंटिंग को भी बहुत अच्छा है, आप लोग समझ रहे हैं थाने में बैठ करके कि साइबर के अलावा साइबर में बहुत सारे भी मामले आपके पास भी आ रहे होंगे और थाने में भी मामले आते होंगे, और आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो शुक्रिया। आप लोगों से इजाजत लेने का मन तो नहीं करता, लेकिन मजबूरी मेरी भी है, तो इजाजत ले रहा हूँ। नमस्कार।